हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपके लिए डोंगो वर्स की मोस्ट अवेटिंग मूवी द लेजेंड ऑफ गॉड इलेक्ट्रोलक्स को फुल्ली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसमें हमें गॉड इलेक्ट्रोलक्स की लाइफ जर्नी को दिखाया जाएगा कि आखिर वो कैसे इलेक्ट्रोलक्स से एक लेजेंडरी गॉड ऑफ नेक्रोमेंसर बनते हैं। तो मूवी की स्टार्टिंग में एक नरेटर वॉइस हमें गॉड ऑफ इलेक्ट्रोलक्स के बारे में बताती है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो सन ऑफ लाइट है, मगर डार्कनेस फिर भी उसका पीछा करती है। वो तो इतना पावरफुल है कि उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके गॉड्स को भी सरपास कर दिया था, लेकिन फिर क्यों उसे प्यार में धोखा मिला और ऐसी ही पावर्स के चलते उसने मानव जाति का गोल्डन एरा भी डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने जो इतना बड़ा क्राइम किया है उसके लिए उसको कभी भी माफ नहीं किया जा सकता। लोगों ने तो उसे बहुत बड़ा पापी तक घोषित कर दिया था। तो आज मैं उसी के बारे में लोगों की गलतफहमी को दूर करूंगा। इस सब की शुरुआत आज से तकरीबन 6000 साल पहले हुई थी, जहाँ पर ये होली डीमन कॉन्टिनेंट आज के जैसा नहीं था। उस समय डीमंस ने इंसानों पर किसी भी तरीके का हमला नहीं किया था और ना ही उनके दरमियान कोई जंग छिड़ी हुई थी, और इसी की वजह से उस टाइम को ह्यूमंस का गोल्डन एरा भी कहा जाता था, जहां उस टाइम पर सभी ह्यूमंस सिर्फ गॉड ऑफ लाइट की ही पूजा करते थे, जिस वजह से ग्लोरियस होली चर्च को भी गॉड ऑफ लाइट की डिवाइन पावर्स पर काफी यकीन था। जो सब बताने के बाद हम वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रेसिडेंट पोपे को देखते हैं। वो वहाँ क्रेटोन एम्पायर के लोगों के सामने सन ऑफ लाइट की भविष्यवाणी करते हुए कहते हैं कि 6000 सालों का इतना लंबा इंतजार अब जाकर खत्म होने वाला है। इस दुनिया में फिर से सन ऑफ लाइट एक बार जन्म लेगा। जो सुनकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग वहाँ पर सन ऑफ गॉड एंड सन ऑफ लाइट की लंबी उम्र की दुआ करने लगते हैं। इसके बाद हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर क्रेटोन एम्पायर के किंग अपने बेटे पायरोट के साथ किसी तरीके का इवल रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। तो वहीं पायरोट तो अपने फादर की इस हरकत से बहुत ज्यादा डरा हुआ था। वो उन्हें वहाँ पर ऐसा करने से मना करने लगता है, मगर पायरोट के फादर को तो अपने बेटे की कोई परवाह नहीं थी। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें इस स्वॉर्ड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक बार ये रिचुअल पूरा हो जाए, उसके बाद तो तुम भविष्यवाणी में बताए गए सन ऑफ लाइट बन जाओगे। इसके साथ ही वो वहाँ पर उस स्वॉर्ड को अपने बेटे के अंदर घुसेड़ देते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर फिर से कहने लगते हैं कि बस तुम एक बार सन ऑफ लाइट बन जाओ, उसके बाद हमारा क्रेटोन एम्पायर पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाएगा। उनके इतना कहते ही पायरोट की बॉडी में बहुत सारी इवल सोल्स एंटर होने लगी, जिससे वहाँ उसको काफी ज्यादा पेन होने लगता है। इसके थोड़ी देर बाद पायरोट अपने पैलेस से बाहर आकर क्रेटन के लोगों के सामने अपने लाइट क्रिस्टल को दिखाने लगता है, जिन्हें देखकर तो क्रेटोन के लोग वहाँ पर कहने लगते हैं कि यंग मास्टर पायरोट के लाइट क्रिस्टल तो 90% लाइट एनर्जी से चार्ज है। इसका मतलब साफ है कि यही हमारे गॉड ऑफ लाइट है। वो लोग तो उसके सामने अपना सर भी झुकाने लगते हैं। तो वहीं पायरोट के फादर वहाँ पर कहते हैं कि मेरा बेटा पायरोट ही सन ऑफ लाइट है, और इस बात की गुड न्यूज पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर फैलाने का मैं आदेश देता हूँ। जो सुनकर तो क्रेटोन के लोग वहाँ पर सन ऑफ लाइट के नारे लगाने लगते हैं, और इसी के साथ सन ऑफ लाइट के अपीयर होने की वजह से क्रेटोन एम्पायर उस टाइम का सबसे पावरफुल एम्पायर बन जाता है। तो वहीं ये खबर पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर बड़ी तेजी से फैलने लगी, जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर पांगबू एम्पायर के अंदर आता है, जहां पांगबू एम्पायर के किंग को इस बात की खबर जैसे ही मिलती है वो तो इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। साथ ही साथ वो अपनी वाइफ से भी कहने लगती हैं कि क्या इस लेटर में जो लिखा है वो सच भी है या नहीं, क्योंकि ये कैसे हो सकता है कि एक ही साथ दो सन ऑफ लाइट ने जन्म लिया हो। इसके बाद हम उनके लड़के को देखते हैं जो कि रियल वाला सन ऑफ लाइट था, और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलक्स है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर गॉड ऑफ लाइट के कुछ स्पेल्स की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसके बाद ये सीन कुछ टाइम आगे शिफ्ट होता है, जहां हम इलेक्ट्रोलक्स के गार्ड डायलियन और यिनजियाओ को देखते हैं, जो वहां पर इलेक्ट्रोलक्स से कंपटीशन कर रहे थे कि आखिर इस बर्ड को यहाँ पर सबसे पहले कौन पकड़ेगा। जहाँ वो दोनों की रफ्तार इलेक्ट्रोलक्स से थोड़ी कम थी, जिस वजह से वो दोनों वहाँ पर अपनी पावर्स का यूज करने लगते हैं। इससे कुछ पल के लिए इलेक्ट्रोलक्स का ध्यान उस पर से हट जाता है, और इसी
मौके का फायदा उठाकर वो दोनों ही उससे आगे चले जाते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रोलैक्स हार मानने वालों में से नहीं था, वो तुरंत ही उन लोगों से आगे निकल जाता है, जो देखकर तो वो लोग अपनी पावर का यूज करके उसे रोकने की कोशिश करने लगे। लेकिन एक ही चाल के अंदर इलेक्ट्रोलैक्स बार बार नहीं फंसता। वो तो उस बर्ड को बस पकड़ने ही वाला था कि तभी सडनली उस पर कोई अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलैक्स उस खाई के अंदर गिरने लगा। इसके बाद तो हम वहाँ पर कुछ असैसिन्स को देखते हैं जो कि येन जियाओ और डायलान के साथ साथ इलेक्ट्रोलैक्स पर भी हमला कर देते हैं, मगर वो असैसिन्स इलेक्ट्रोलैक्स को टच भी कर पाते इससे पहले ही वहाँ पर एक ड्रैगन आकर उस पर अटैक कर देता है। और उस ड्रैगन पर एक छोटी लड़की बैठी हुई थी जो कि शिया एम्पायर की प्रिंसेस फ्लो थी, साथ ही साथ वो इलेक्ट्रोलैक्स की लवर भी है। इसके बाद वो सीधा ही इलेक्ट्रोलैक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए उससे कहती है कि तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जल्दी से मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। उसे वहाँ देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो उसके ड्रैगन पर बैठ जाता है। फिर प्रिंसेस अपने ड्रैगन लाइटनिंग को उन असैसिन की तरफ लेकर जाने लगती है, जहाँ पर वो इलेक्ट्रोलैक्स के साथ मिलकर उन असैसिन पर अटैक कर रही थी। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलैक्स से कहती है कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे मैं फ्यूचर में शादी करूंगी, जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उससे कहता है कि तब तक तो तुम भी वेस्ट एशिया की प्रिंसेस बन जाओगी। इलेक्ट्रोलैक्स की ऐसी बात पर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि तुम अपने फादर की तरह कमजोर और बीमार मत रह जाना। वो तो सीधा सीधा इलेक्ट्रोलैक्स को टॉन्ट मारने लगती है, जो देखकर इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, तुम अभी भी उतनी ही घमंडी हो जितनी पहले हुआ करती थी। इतना कहकर वो सीधा ही उन असैसिन्स पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है, जो देखकर प्रिंसेस उससे कहती है कि मैं पक्का फ्यूचर में वेस्ट एशिया की किंग बनकर दिखाऊंगी, इसलिए मेरे प्यारे फियांसे तुम यहाँ पर वीक पर्सन बन के मत रह जाना। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स ने तो अकेले ही उन असैसिन्स की बैंड बजा रखी थी, जिसके बाद वो एक बंदे का गला पकड़ते हुए उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा था। उसकी इस बात पर तो वो बंदा उससे कहता है कि इस जगह पर बस एक ही सन ऑफ लाइट रह सकता है। उसकी ऐसी बात से तो इलेक्ट्रोलैक्स समझ जाता है कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि पैरोट का है। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और कर पाता, तभी वो बंदा वहाँ पर एक बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से इलेक्ट्रोलैक्स के गार्ड के साथ साथ प्रिंसेस भी उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स के चेहरे पर तो कोई भी डर का नामो निशान नहीं था। वो तो बड़े ही कूल स्टाइल में वहाँ पर अपनी नो क्राउन टेक्निक का यूज करने लगता है, जिससे वहाँ का टाइम रुक जाता है। इसके साथ ही वो टाइम रिवर्सल का यूज करके उस बंदे के हाथ को ही ब्लास्ट करवा देता है। इलेक्ट्रोलैक्स की ऐसी टेरिफाइंग पावर को देखकर तो वो असैसिन वहाँ से तुरंत ही भागने के लिए एक पोर्टल को बना लेता है, बट प्रिंसेस उसे वहाँ से भागने का कोई भी मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने वहाँ पर एक स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से वो असैसिन वहीं पर काफी ज्यादा घायल हो जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स और पैरोट दोनों ही एक दूसरे को काफी गुस्से की निगाहों से देखने लगते हैं। इसके बाद वो पोर्टल भी वहाँ पर कुछ ही देर में बंद हो जाता है। फिर पैरोट उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म करते हुए कहता है कि तुमसे एक काम भी ठीक से नहीं होता। वो ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसके पीछे से एक बंदा उससे कहने लगता है कि यंग मास्टर, आपका क्रीटोन के लोगों से मिलने का समय हो चुका है। उस बंदे का तो चेहरा हमें क्लियर तरीके से नहीं दिखाया गया, बस उसकी आवाज ही हमें सुनाई दे रही थी। जो सब कुछ सुनने के बाद तो पैरोट अपनी रॉयल स्वॉर्ड को उठाने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी उसके ऊपर इविल एनर्जी हावी होने लगी, जिसकी वजह से उसे वहाँ पर काफी ज्यादा पेन होना शुरू हो जाता है। जो देखकर वो बंदा अपनी लाइट एनर्जी का यूज करके पैरोट की हेल्प करता है। इसके साथ ही वो बंदा उससे कहता है कि आपको सन ऑफ लाइट बनने और ये रॉयल स्वॉर्ड को पाने के लिए इतनी कुर्बानी तो देनी ही होगी, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोलैक्स को खत्म कर देंगे तो आपको दोबारा से इतना पेन नहीं झेलना पड़ेगा। उस बंदे ने तो पैरोट के दिमाग में इलेक्ट्रोलैक्स के खिलाफ नफरत का बीज बो दिया था, बस अब उसे इस बीज के बड़े होने का इंतजार करना है। तो वहीं पैरोट तो अपनी रॉयल स्वॉर्ड को लेकर क्रीटोन एम्पायर के लोगों के सामने पहुँच जाता है, जहाँ जाकर वो उस स्वॉर्ड का यूज कर उन पर लाइट एनर्जी की बारिश करवाने लगा, जिसकी वजह से क्रीटोन एम्पायर के एबनॉर्मल लोगों की डिसीज पूरी तरीके से हील होने लगी। जहां कुछ लोगों की तो वहां पर आंखों की रोशनी वापस आने लगी थी, तो वहीं कुछ लोगों का लंगड़ापन भी पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, जिस वजह से वहां पर सभी के सभी लोग काफी खुश होने लगे थे।
मगर दूसरी तरफ पायरेट तो अपने मन में उन्हें देखकर कहने लगता है कि जितनी मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी तुम पर खर्च कर रहा हूँ उससे दुगना मैं तुम्हें यहाँ पर पेन भी दूंगा, बस तुम फ्यूचर में इसके लिए तैयार हो जाना। और उसके इतना कहते ही ये सीन शिफ्ट होकर पांगबू एम्पायर की तरफ आता है, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स तो प्रिंसेस की बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या कहा तुमने, आज रात हमारी एंगेजमेंट है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस भी उससे कहती है कि और नहीं तो क्या, नहीं तो तुम खुद ही सोचो कि मेरे फादर यहाँ पर क्यों ही आते, और भला क्या तुम मुझसे यहाँ पर शादी नहीं करना चाहते। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स अपने मन में कहने लगता है कि मेरे फादर ने मेरे सन ऑफ लाइट होने की आइडेंटिटी सभी लोगों से छुपा कर रखी, क्योंकि वो इसके लिए एक सही समय का इंतजार कर रहे थे। लेकिन पायरेट ने अपने लालच के चक्कर में सभी लोगों को पागल बनाते हुए अपने आप को सन ऑफ लाइट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से क्रीटोन एम्पायर के अंदर छोटे छोटे साम्राज्य भी शामिल होने लगे और इन सबसे क्रीटोन एम्पायर की पावर लगातार ही बढ़ती जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ मेरे फादर की हालत खराब होने लगी थी, जिस वजह से वो इस पांगबू एम्पायर को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते थे। उन्होंने मेरी एंगेजमेंट सिया एम्पायर के प्रिंसेस के साथ इसीलिए कर दी थी ताकि उन्हें किसी तरीके से वेस्ट एशिया का सपोर्ट भी मिल सके। उसको इस तरीके से खामोश चलता हुआ देखकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि आखिर तुम इतने शांत क्यों हो, मुझे तो कभी कभार लगता है कि तुम अपने ही ख्यालों में खोए रहते हो, क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं हो जो तुम मेरे साथ इस तरीके का बिहेव करते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि प्रिंसेस आखिर हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितने हैं, बस अभी आधा दिन ही बीता है हमारी मुलाकात हुए। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा, वैसे भी मेरे साथ तुम्हें अपनी पूरी लाइफ ही गुजारनी है। उसकी इस बात पर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि डर और मुझे ये तो हो ही नहीं सकता, तुम भी भूलना मत कि तुम्हें भी मेरे साथ अपनी पूरी लाइफ बितानी है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उनकी एंगेजमेंट पर आता है, जहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च गॉडेस ऑफ लाइट के सामने उन दोनों की एंगेजमेंट करवा रहे थे। वो दोनों ही अपने अपने हाथ को काटकर एक दूसरे से ज्वाइंट कर लेते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर अपना वादा करते हुए कहते हैं कि हम दोनों गॉडेस ऑफ लाइट और यहाँ पर आए जितने भी लोग हैं उन सभी को साक्षी मानते हुए एक दूसरे का साथ निभाने की कसम खाते हैं। आज से हम दोनों ही एक दूसरे के लिए हैं, हमारे जितने भी सुख दुख होंगे वो हम दोनों ही एक दूसरे के साथ बांटेंगे। दुनिया में चाहे कुछ भी क्यों ना होता रहे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा लॉयल रहेंगे। जब तक हमारी डेथ ना हो जाए तब तक इस दुनिया में कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर सकता। इसके साथ ही वहाँ पर एक सर्वेंट उनके लिए एक ब्रेसलेट को लेकर आती है, जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को ब्रेसलेट पहनाने लगते हैं। इसके साथ ही वो ब्रेसलेट एक दूसरे के साथ भी कनेक्ट हो सकते थे। ये सब कुछ यहाँ पर होने के बाद तो वो प्रीस्ट वहाँ पर कहता है कि अब ये सेरेमनी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। मैं गॉडेस ऑफ लाइट से प्रे करता हूँ कि वह तुम दोनों बच्चों पर अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। जो सुनकर तो वहाँ पर दोनों ही एम्पायर के लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके साथ ही धीरे धीरे करके प्रिंसेस और इलेक्ट्रोलक्स आगे की तरफ जाने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक दूसरे के साथ देखकर तो एक लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि हमारे प्रिंसेस और तुम्हारे प्रिंस सच में एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं, और इस लड़की का नाम एरिस है। इसके बाद तो इलेक्ट्रोलक्स और प्रिंसेस दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं, जो देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये लोग भाग क्यों रहे हैं। तो वहीं वो भागते भागते सीधा ही वहाँ से जंप लगा देते हैं, जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सारे के सारे डर जाते हैं। लेकिन तभी लाइटनिंग ने उन दोनों को ही बचा लिया था, और उन दोनों का ही प्लान शुरू से यही था। जिसके बाद आसमान में आतिशबाजी शुरू हो जाती है, जहाँ पर प्रिंसेस तो इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स क्या तुम जानते हो कि मरना क्या है। इस पर इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि इसका मतलब यही है कि हम दोनों सिर्फ मौत से ही अलग हो सकते हैं। उनके इतना कहते ही वो दोनों काफी ज्यादा बड़े भी हो जाते हैं। इसके बाद हमें दोनों एम्पायर का सीन दिखाए जाते हैं, जहाँ पर उन दोनों एम्पायर की मैरिज की वजह से उन दोनों की स्ट्रेंथ काफी हद तक बढ़ चुकी थी। इसके साथ ही बीते कुछ सालों में इलेक्ट्रोलक्स ने जरूरतमंदों की भी काफी ज्यादा मदद करी थी। दोनों ही एम्पायर के लोग वहाँ पर काफी खुशी से रह रहे थे, मगर क्रीटोन एम्पायर को इस चीज से काफी ज्यादा एलर्जी थी। वो तो पहले ही इलेक्ट्रोलक्स की जान के पीछे पड़ा हुआ था, जिस वजह से उसने पांगबू एम्पायर के साथ जंग का ऐलान कर दिया था। इसके साथ ही एक सोल्जर पांगबू एम्पायर के पैलेस के अंदर बड़ी तेजी से जाने लगता है, जहाँ पहुँचने के बाद इलेक्ट्रोलक्स को एक पैगाम मिलता है, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर होने वाले ग्रैंड इवेंट बैटल ऑफ जीनियसिस का इन्विटेशन था। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के फादर उससे कहते हैं कि यही सही मौका है गॉड ऑफ लाइट को सबके सामने लेकर आने का, और इस चीज के अंदर तो क्रीटोन एम्पायर भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाले ग्लोरियस होली चर्च के लोग हैं।
इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जितने भी यंग जीनियसेस हैं वो सभी के सभी इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। किसी को भी कोई अंदाजा नहीं होगा कि उसका अपोनेंट कौन होने वाला है। उस ग्रेट इवेंट को बस एक ही बंदा विन कर पाएगा, बाकी सभी लोग वहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जो सब कुछ सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलैक्स की मदर भी वहाँ पर कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी जान का खतरा दिखे तो तुम तुरंत ही उस फाइट से पीछे हट जाना। मैं नहीं चाहती कि तुम उस फाइट के चक्कर में अपनी जान को खतरे में डालो। मुझे क्रीटोन एम्पायर के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो ना जाने उस बैटल के अंदर भी कौन कौन सी चीटिंग करेंगे। अपने पेरेंट्स की ऐसी बात सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलैक्स उनसे कहता है कि मॉम डैड, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझ पे यकीन रखिए, मैं ही उस कंपटीशन को जीतूंगा। अब दुनिया को भी सच्चाई दिखाने का समय आ चुका है कि असली में सन ऑफ लाइट कौन है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रेटोन एम्पायर के अंदर आता है, जहाँ पर वो सभी लोग बस उस जीनियस बैटल को देखने के लिए जा रहे थे। क्रेटोन एम्पायर के जितने भी लोग थे वो तो बस यहाँ पर अपने प्रिंस की तारीफ कर रहे थे। उनके लिए तो पांगबो एम्पायर और सिया एम्पायर से आने वाले लोगों की कोई भी वैल्यू नहीं थी, और उस पूरे ग्रैंड इवेंट को होस्ट करवाने वाला कोई और नहीं बल्कि पोपे था। इसके बाद वहाँ पर एक एक करके सभी के सभी पार्टिसिपेंट्स आने लगते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलैक्स और पैरोट की आमने सामने दोबारा से मुलाकात हो जाती है। वो दोनों ही एक दूसरे को बड़े ही गुस्से की निगाहों से देख रहे थे। जिसके बाद तो सबसे पहले पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि इलेक्ट्रोलैक्स, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से लौट जाना चाहिए, क्योंकि वैसे भी सभी लोगों को पता है कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स कहता है कि वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा, और एक बात याद रखना कि बबल जितना बड़ा होता है उसके फूटने की आवाज भी उतनी तेजी से आती है। इसके बाद तो वहाँ पर पोपे उन लोगों से कहता है कि ग्लोरियस होली चर्च इस ग्रैंड इवेंट को होस्ट कर रहा है। जो भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर जीतेगा उसको यहाँ पर गॉड की डेस्टिनी रिंग दी जाएगी। और अब मैं इस बैटल ऑफ जीनियसेस को पूरी तरीके से स्टार्ट करता हूँ। उसके इतना कहते ही वो सभी के सभी लोग वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं। जिसके बाद हम एक जगह का सीन देखते हैं। वहाँ पर तो प्रिंसेस, इलेक्ट्रोलैक्स और पैरोट तीनों ही बड़ी शानदार से एक एक करके अपने दुश्मनों को हराते जा रहे थे। तीनों में से वहाँ पर कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उनके सामने जो भी बंदा था वो सीधा ही उसको इस कंपटीशन से एलिमिनेट कर रहे थे। तो वहीं बाहर जितने भी क्रेटोन एम्पायर के लोग थे वो तो इस बैटल को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगते हैं। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स की फाइट किसी और के साथ नहीं बल्कि प्रिंसेस के साथ तय हो जाती है, जो देखकर तो बाहर खड़ी एरिस भी उनके लिए काफी परेशान हो गई थी। और फिर वो वहाँ पर कहने लगती है कि आखिर अब इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो वहीं दूसरी तरफ यिन ज़ियाओ तो अपने मन में कहने लगता है कि लगता है ये बैटल सीक्रेट तरीके से क्रेटोन एम्पायर के लोग यहाँ पर कंट्रोल कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ उस बैटल ग्राउंड के अंदर इलेक्ट्रोलैक्स तो वहाँ पर प्रिंसेस से कुछ कहने वाला था, लेकिन प्रिंसेस उसकी एक भी बात नहीं सुनती, उल्टा उन्होंने वहाँ पर उस पर अटैक कर दिया था। इसके साथ ही वो उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, तुम मुझे यहाँ पर हार मानने के लिए मत कहना। अगर मैं तुमसे इस फाइट के अंदर जीत गई तो मैं तुम्हारा पैरेट के साथ भी जो मसला है वो पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगी। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलैक्स पर अटैक भी करने लगती है। जो सब कुछ सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उससे कहता है कि इस काम में बहुत बड़ा खतरा है। इसके साथ ही उन दोनों के बीच में काफी आइकॉनिक वाली फाइट होने लगती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स की ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि शायद तुम भूल चुके हो, पहले मैंने ही तुम्हारी यहाँ पर जान बचाई थी। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी वहाँ पर कहता है कि पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी यहाँ पर जान खतरे में नहीं डाल सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस भी उससे कहती है तो फिर ठीक है, हम देख ही लेते हैं कि हम दोनों में से यहाँ पर कौन पावरफुल है। तुम बस यहाँ पर मुझसे सीरियस होकर फाइट करना। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी वहाँ पर काफी खुश हो जाता है। इसके साथ ही उनके दरमियान काफी अच्छी फाइट होने लगती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स को तो इस बात की अभी तक खबर नहीं थी कि आखिर प्रिंसेस के दिल में यहाँ पर क्या चल रहा है। वो बाहर से दिखने में बेशक बड़ी हो गई हो, लेकिन अंदर से वो एक छोटी बच्ची की तरह ही है। वो यहाँ पर किसी भी तरीके से इलेक्ट्रोलैक्स से जीतना चाहती थी। किसी के लिए भी अंदाजा लगा पाना मुश्किल था कि आखिर प्रिंसेस के लिए ये फाइट कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस तो अपने लाइटनिंग ड्रैगन का यूज करते हुए इलेक्ट्रोलैक्स पे अटैक करने लगती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स तो उसके अटैक से भी वहाँ पर बच जाता है, जिस वजह से तो प्रिंसेस को वहाँ पर और भी गुस्सा आने लगता है और वो उस पर अपनी पूरी पावर से अटैक करने लगती है। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स तो अभी भी कूल तरीके से उनसे फाइट कर रहा था, जहाँ पर वो उन पर अपनी नो क्राउन टेक्निक का यूज करता है। और इस बार उस टेक्निक का यूज करने के साथ ही वो वहाँ पर टेलीपोर्ट होकर उनके पास पहुँच जाता है, जहाँ पर उसने एक अटैक करके सीधे ही प्रिंसेस की स्वॉर्ड को उनसे दूर कर दिया था। इसके साथ ही वो अपनी तलवार को प्रिंसेस के गले पर भी रख देता है, जिसके बाद वो अपनी तलवार को हटाते हुए प्रिंसेस से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। तो वही प्रिंसेस तो उससे कहती है कि हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी ये नो क्राउन टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये टेक्निक तो लगातार ही टाइम के साथ इवॉल्व होती जा रही है। क्या सच में ये टेक्निक तुमने खुद क्रिएट करी थी? जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर कहने लगता है कि हाँ
ये टेक्निक मैंने खुद से ही इजाद करी थी। शुरू में तो इस टेक्निक के अंदर बस टाइम को फ्रीज करने की और उसको रिवर्स करने की पावर थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया मैंने इस टेक्निक पर और भी ज्यादा काम किया और मैं इसकी मदद से अब किसी भी जगह का स्पेस भी चेंज कर सकता हूँ। जो सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि इलेक्ट्रोलक्स सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी फियांसे को हराने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, तुम भी सच में काफी ज्यादा अमेजिंग हो। जो सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि अब छोड़ो भी इस बात को, मैं अगली बार सच में तुमसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगी, उसके बाद देखेंगे कि तुम्हारी ट्रिक्स कितने ज्यादा मुझ पर काम करती हैं। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि ठीक है, जब तक मैं वहाँ पर वापस नहीं आ जाता तब तक तुम अपना बाहर ख्याल रखना। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर हाँ करती है। इसके बाद वो सीधा ही वहाँ से टेलीपोर्ट भी हो जाती है। तभी एरिस उसके पास आकर वहाँ पर कहने लगती है कि प्रिंसेस, इलेक्ट्रोलक्स तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है, आपने तो अपने लिए सच में काबिल पर्सन को चुना है। मुझे नहीं लगता कि इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ पर कोई भी हरा पाएगा। सभी लोग तो इलेक्ट्रोलक्स की उस फाइट को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगे थे। तो वहीं प्रिंसेस का तो वहाँ पर मूड ऑफ हो चुका था, वो वहाँ पर उस हार से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है। प्रिंसेस यहाँ पर बस सैड फील कर ही रही थी कि तभी वहाँ की जो स्क्रीन थी वो वहाँ पर ऑफ हो जाती है। जो देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तो वहाँ पर कहने लगते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया, आखिर वो डिस्प्ले यहाँ से कहाँ गई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर जितने भी लोग फंसे हो वो किसी डेंजर के अंदर हो। जो सुनकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि तुम्हें पैनिक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ग्लोरियस होली चर्च यहाँ पर सभी लोगों की सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। बस अब यहाँ पर 2 ही प्लेयर बचे हुए हैं, जिस वजह से यहाँ पर उन्हें एक अलग ही रैलम के अंदर भेजा गया है और वहीं पर जाकर उन लोगों की फाइट होगी, जो कि हम यहाँ पर इस स्क्रीन के अंदर उस चीज को नहीं दिखा सकते। तो वहीं दूसरी तरफ हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जहाँ पर फिर से कुछ असैसिन्स ने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स और उन असैसिन्स का कल्टीवेशन दोनों ही सेम रैलम का था, मगर इसके बावजूद इलेक्ट्रोलक्स उन पर भारी पड़ने लगता है। साथ ही साथ वो उनसे कहता है कि तुम्हारे पास बस इतनी ही ट्रिक्स थी। जो देखकर तो एक मेज वहाँ पर एक डीमन मॉन्स्टर को समन करता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स इससे भी डरने वालों में से नहीं था। वो तो वहाँ पर अपनी नो क्राउन टेक्निक की एडवांस पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वो बड़ी आसानी से उन सभी के सभी असैसिन्स को ठिकाने लगा देता है। उसकी ऐसी पावर देखकर तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि बहुत बढ़िया इलेक्ट्रोलक्स, मानना पड़ेगा तुम्हारे अंदर कुछ तो बात है और आखिरकार हमारे यहाँ पर दोबारा से मिलना हो ही गया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है कि तुम भी बिल्कुल नहीं बदले, तुमने पहले भी मुझ पर सीक्रेट तरीके से अटैक करवाए थे और आज भी तुमने वही करवाया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि अगर तुम इतने ही पावरफुल हो तो क्यों ना मुझसे एक बार फाइट करके देख लो। उसके इतना कहते ही वो वहाँ पर एक पावरफुल टेक्निक का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ जमीन से कुछ इवल स्पिरिट्स आकर इलेक्ट्रोलक्स को चारों तरफ से घेरने लगती हैं। जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपने स्पिरिचुअल ऑरा का ब्लास्ट करता है, जिससे वो स्पिरिट्स तो वहाँ पर दूर हो जाती हैं, लेकिन कुछ रोप्स ने आकर उसको वहाँ पर पकड़ लिया था। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी वहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम्हारे पास ये 9 लेवल की सीलिंग टेक्निक कैसे आई। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट वहाँ पर उससे कहता है कि ये जगह मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ही डिजाइन करी है, तो बताओ कि आखिर तुम्हें इस जगह पर कैसा महसूस हो रहा है। ये रोप्स कोई नॉर्मल रोप्स नहीं है, ये तुम्हें यहाँ पर रोकने के साथ साथ तुम्हारी लाइट एनर्जी को भी सक कर लेंगी और उस लाइट एनर्जी का यूज करके मैं यहाँ पर अपनी बॉडी को नरिश करूंगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि पैरोट, आखिर तुम ये सब कुछ करके क्या हासिल कर लोगे, तुम वैसे भी कोई असली वाले सन ऑफ लाइट नहीं हो। मगर उसकी ऐसी बात से तो पैरोट को वहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो उससे कहता है कि बेशक मैं असली वाला नहीं हूँ, लेकिन जब तक तुम यहाँ हो तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं रोक सकता। ये सीलिंग टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम चाहकर भी यहाँ से नहीं निकल पाओगे। इतना कहने के साथ ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो उन रोप से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगता है, मगर वो जितना भी कोशिश कर लेता है वो रोप्स तो उल्टा और भी ज्यादा उसकी एनर्जी को सक करने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। तो वहीं हम बाहर पोपे को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कहता है कि यह बैटल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही उस डेस्टिनी रिंग के अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइट बाहर निकलने लगती है। जो देखकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि इस रिंग का ओनर यहाँ पर डिसाइड हो चुका है और उसके इतना कहते ही वहाँ पर एक स्पेस टाइम क्रैक के जरिए एक हाथ बाहर आता है। जो देखकर तो सभी लोगों की निगाहें वहीं पर टिक जाती हैं, जिसके साथ ही हम वहाँ पर पैरोट को देखते हैं। तो वहीं पोपे भी वहाँ पर कहता है कि इस बैटल ऑफ जीनियसेस का विनर क्रेटोन एम्पायर का प्रिंस है। जो सुनकर तो सभी क्रेटोन एम्पायर के लोग काफी खुश हो जाते हैं, मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलक्स को जानने वाले तो वहाँ पर काफी हैरान हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ पैरोट तो वहाँ पर कहता है, आप सभी लोगों का इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया,
कि आप लोग बस मेरे ही जीतने का इंतजार कर रहे थे। तो वहीं उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स के गार्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो सीधा ही उससे पूछने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, हमारे मास्टर तो यहाँ पर तुमसे कभी भी हार नहीं सकते। वहीं प्रिंसेस भी उससे पूछती है कि आखिर इलेक्ट्रोलक्स कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट उससे कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, मुझे लगता है कि वो बाहर आते ही किसी न किसी के लिए खतरा बन सकता था, इसलिए मैं उसको अकेला ही ट्रायल ग्राउंड के अंदर छोड़ के आ चुका हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इलेक्ट्रोलक्स तो सपने में भी किसी को नुकसान पहुँचाने के बारे में नहीं सोच सकता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर पैरोट को काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात बढ़ गई कि तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट से ही क्वेश्चन कर रहे हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उन पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो सभी के सभी लोग घुटने पर आ जाते हैं। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलक्स पर आता है। वो वहाँ पर कहता है कि मैं इस तरीके से अपनी हार नहीं मान सकता, अगर मेरे पास सन ऑफ लाइट की पावर नहीं होती तब भी मेरे पास कुछ न कुछ ऐसा था जिससे तो मैं यहाँ पर अपनी जान को भी बचा सकता था। जिसके बाद वो उस चीज को सोचने में लगता है। तभी वो वहाँ पर कहता है कि मेरी असली पावर मेरी नॉक डाउन टेक्निक है, ना कि सन ऑफ लाइट का टाइटल। मैंने इस पावर को खुद से ही क्रिएट किया है, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर स्पेस और टाइम के डोमेन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। सन ऑफ लाइट की एनर्जी खत्म होने के बावजूद भी मैं इस एनर्जी को आसानी से फील कर सकता हूँ। ये एनर्जी मैंने खुद से क्रिएट करी है, इसको कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। इसके बाद वो अलग अलग तरीके से नेचर्स की चीजों को फील करने लगता है और उनकी वाइटलिटी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर एक एंडलेस पावर फ्लो होने लगती है। और इसके साथ ही उसने वहाँ पर नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का इजाद कर लिया था। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर हम बाहर देखते हैं, जहाँ पायरोट अभी भी उन लोगों से कह रहा था कि मैं यहाँ का सन ऑफ लाइट हूँ, इसलिए सन ऑफ लाइट का थ्रोन सिर्फ मुझे ही मिलेगा। मैं यहाँ पर जो भी कहूँगा वो सभी के सभी यहाँ पर सभी लोगों को मानना ही होगा। जो भी मेरे ऑर्डर को डिसओबे करेगा उसे यहाँ पर मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और उसके इतना कहते ही उसके पीछे वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट की स्पिरिट भी अपीयर हो जाती है, जो देखकर तो सभी के सभी क्रेटोन एम्पायर के लोग उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं। लेकिन तभी पैरोट की उंगली से वो डेस्टिनी रिंग खुद ब खुद अलग हो जाती है। वो उस रिंग को वहाँ पर दोबारा से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उस रिंग ने वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर आसमान में एक बहुत बड़ा स्पेस क्रैक हो जाता है, जिसमें से इलेक्ट्रोलक्स का हाथ बाहर आता है और वो रिंग सीधा जाकर इलेक्ट्रोलक्स के हाथ में डल जाती है। इसके साथ इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर एक कूल एंट्री लेते हुए उन लोगों से कहता है कि ये डेस्टिनी रिंग किसी और से नहीं बल्कि मुझसे बिलोंग करती है। उसे वहाँ जिंदा देखकर तो पैरोट वहाँ पर काफी गुस्सा हो गया था और उससे कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो वहाँ पर कहता है कि ये बात मैं तुम्हें समझा तो नहीं सकता, लेकिन तुम्हें करके जरूर दिखा सकता हूँ। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी पावर के जरिए पैरोट को स्पेस के अंदर लॉक कर दिया था। साथ ही साथ वो इसके स्पिरिचुअल लाइट के क्रिस्टल भी बाहर निकाल देता है, जहाँ उनमें से एक एक करके लाइट एनर्जी वहाँ पर गायब होने लगती है। और उस लाइट एनर्जी के खत्म होते ही वो क्रिस्टल भी अपने आप ही वहाँ पर ब्लास्ट हो जाते हैं, जो देखकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये हमारे यंग मास्टर के साथ क्या हो रहा है। उनके पास बस लाइट एनर्जी के 30 ही पॉइंट्स कैसे हैं? क्या इसका मतलब ये है कि ये हमारे सन ऑफ लाइट नहीं है? उनकी ऐसी बात सुनकर तो यिनजिया उनसे कहता है कि तुम लोग बिल्कुल सही कह रहे हो, ये कभी सन ऑफ लाइट था ही नहीं, इसने बस तुम्हें इतने लंबे सालों से सिर्फ धोखे में रखा है। यिनजियाओ की ऐसी बात सुनकर तो क्रेटोन एम्पायर के लोग ही वहाँ पर पैरोट की बेइज्जती करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े झूठे निकले। उन लोगों को ऐसे बात करता हुआ देखकर तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इनकी बातों पे यकीन मत करो, ये लोग बस यहाँ पर झूठ कह रहे हैं। लेकिन वो लोग तो उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, जिस वजह से पैरोट को वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उसकी बॉडी पर इविल एनर्जी भी हावी होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्मेशन चेंज हो जाती है। साथ ही उसने वहाँ पर अपनी इविल सोर्ड को भी बाहर निकाल लिया था, जो देखकर इलेक्ट्रोलक्स भी पीछे नहीं हटता। वो वहाँ पर उस डेस्टिनी रिंग की पावर का यूज करके एक लाइट सोर्ड को समन करता है और उसका यूज करके सीधे ही उससे फाइट करने के लिए चला जाता है, जहाँ उन दोनों की फाइट काफी इंटेंस लेवल पे जाने लगती है। साथ ही साथ उन दोनों के टकराने से वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग शॉकवेव रिलीज होने लगी थी। तो वहीं दूसरी तरफ तो पैरोट वहाँ पर कहता है कि मेरी ये रॉयल सोर्ड न जाने कितने ही लोगों के खून से यहाँ पर रिफाइन हुई है और इसकी पावर्स तो यहाँ पर किसी गॉड से कम नहीं है, मैं इसका यूज करके आसानी से तुम्हें यहाँ पर मार सकता हूँ। लेकिन उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने उसको पीछे हटा दिया था और उससे कहता है कि लगता है तुम्हारे अंदर तो कोई दम ही नहीं है, खाली सोर्ड से तुम यहाँ पर मेरा क्या ही कर लोगे। जिस बात से तो वहाँ पर पैरोट को काफी गुस्सा आने लगता है और फिर से उनके दरमियान काफी स्ट्रॉन्ग फाइट होने लगती है। तो वहीं पैरोट उससे कहता है कि तुम्हारी कल्टीवेशन अभी 8th लेवल की है, जबकि मैं यहाँ पर 9th लेवल के अंदर पहुँच चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ रही है कि तुम यहाँ पर मुझसे इस तरीके की बात कर रहे हो।
जिसके बाद वो वहाँ पर वांग वन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करता है, जहाँ उस फॉर्मेशन के अंदर से कुछ डिमोनिक स्वॉर्ड सीधा ही उसकी तरफ बढ़ने लग जाती हैं। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि तुम्हारे पास तो कोई आर्टिफैक्ट भी नहीं है जिसकी मदद से तुम मुझसे यहाँ पर फाइट कर पाओ। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर अपनी नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पूरा का पूरा टाइम फ्रीज हो जाता है। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है कि मेरे पास कोई आर्टिफैक्ट तो नहीं, लेकिन मेरी खुद की स्किल जरूर है जो तुम्हें हराने के लिए भी काफी है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए पैरोट की रॉयल स्वॉर्ड को वहाँ पर तोड़ दिया था, जो देखकर तो पैरोट को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। तो वही इलेक्ट्रोलक्स उसको वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड से दूर फेंक देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर पैरोट को अपने पुराने दिन याद आने लगते हैं। जिसके बाद तो उसकी इविल एनर्जी वहाँ पर आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो वहाँ पर कहता है कि मैं इतनी आसानी से किसी को भी यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर सभी के सभी लोगों की वाइटल एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के दोस्त वहाँ पर काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर इनकी एनर्जी के साथ क्या हो रहा है। तो वहीं उन सभी की एनर्जी वहाँ पर पैरोट के अंदर जाने लगती है, जहाँ पर वो उस एनर्जी का यूज करते हुए अपने चारों ही तरफ काफी सारे इवल टोर्नेडो को क्रिएट कर देता है। उसे ऐसा हरकत करता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर उससे कहता है कि पैरोट मैं तुम्हें किसी भी हालत में मासूमों को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट को समन कर लिया था, जहाँ पर वो गॉडेस ऑफ लाइट का यूज करते हुए उस टोर्नेडो को एक ही हाथ से रोक लेता है, जो देखकर तो पैरोट भी काफी हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुम गॉडेस ऑफ लाइट को कैसे समन कर सकते हो। तो वहीं गॉडेस ऑफ लाइट के आने से ही वहाँ पर सारी की सारी इवल एनर्जी खत्म हो जाती है। सभी के सभी लोगों को तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की बातों पे यकीन आने लगा था। वो लोग कहने लगे थे कि सच में यही है हमारा सन ऑफ लाइट, मगर उनकी ऐसी बात सुनकर तो पैरोट को वहाँ पर काफी गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पर एक जाइंट डीमन बीस्ट को समन करता है और उसकी हेल्प से उसने सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स पर हमला कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स के सामने तो उसकी कोई भी औकात नहीं थी। वो तो केवल अपनी एक ही चुटकी के इशारे से उस डीमन को वहाँ पर खत्म कर देता है। इसके साथ ही उसने वहाँ पर एक जानलेवा अटैक सीधा ही पैरोट के ऊपर चल दिया था, जिसकी वजह से तो एक स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट के साथ वहाँ का मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाता है। सभी लोग तो इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी पावर देख के काफी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि यही है हमारा सन ऑफ लाइट। जिसके बाद तो पोपे भी वहाँ पर कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलक्स को बैटल ऑफ जीनियसेस का विनर अनाउंस करता हूँ। इसके साथ ही मैं यहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को सन ऑफ लाइट भी डिक्लेयर करता हूँ। इसके साथ ही वहाँ पर उस रिंग के अंदर से एक आवाज वहाँ पर कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलक्स तुमने यहाँ पर अपने साफ दिल का प्रदर्शन करते हुए काफी अच्छा काम किया है, इसलिए अब तुम्हारी यहाँ पर मुलाकात सन एंड मून गॉड से होने वाली है। इसके अगले सीन में हम रिंग ऑफ डेस्टिनी के अंदर इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिएचर अपने आप को ह्यूमन में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और ये कोई और नहीं बल्कि सन एंड मून गॉड था, जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स से कहता है जब तक कि तुम यहाँ पर नए गॉड ऑफ लाइट नहीं बन जाते तब तक मैं तुम्हें यहाँ पर फॉलो करता रहूंगा, लेकिन गॉड ऑफ लाइट बनने से पहले तुम्हें यहाँ पर एक चीज के बारे में जानना जरूरी है। तुम जो ये यहाँ पर आर्टिफैक्ट देख रहे हो ये एंशिएंट टाइम का आर्टिफैक्ट है, जिसके अंदर ग्रेट टर्टल स्नेल टेक्निक है। ग्रेट टर्टल स्नेल टेक्निक का सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे पूछता है कि आखिर ये क्या है, जिस पर तो वो गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहता है ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है, इस टेक्निक की पावर इतनी ज्यादा हाई है जिसकी वजह से गॉड्स के दरमियान भी इसके लिए जंग छिड़ गई थी। मैं इस डेस्टिनी रिंग का यूज करते हुए बस किसी ऐसे बंदे की तलाश कर रहा था जो कि इस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को इनहेरिट कर सके। एक बार तो मैंने भी इस आर्टिफैक्ट का यूज करने के बारे में सोचा था, लेकिन मैं इसका हकदार नहीं था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। मैंने यहाँ पर अपनी आधी पावर इसके चक्कर में खो दी, लेकिन मैं तुम्हारी डेस्टिनी को साफ साफ देख पा रहा हूँ। ये आर्टिफैक्ट सिर्फ तुमसे ही बिलोंग करता है। सन एंड मून गॉड की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है तब तो मुझे यहाँ पर अपने पांगू एम्पायर की चिंता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इस आर्टिफैक्ट के चलते मैं यहाँ पर इनविंसिबल बन जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से अपने रियल वर्ल्ड के अंदर आ जाता है, जहाँ पोपे इलेक्ट्रोलक्स को ग्रीट करते हुए कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुमने आज यहाँ पर इंसानियत की जान बचाकर बहुत बड़ा काम किया है। तुम यहाँ पर नए सन ऑफ लाइट हो, जिस वजह से तुम यहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के अगले सक्सेसर बनोगे। पोपे के इतना कहते ही वहाँ पर सभी लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ने लगती है। सभी लोग तो वहाँ पर सन ऑफ लाइट के नारेबाजी करने लगते हैं, जो देखकर पोपे वहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स एक बार इनकी तरफ देखो, इनका विश्वास तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम आगे फ्यूचर में भी इनका विश्वास इसी तरीके से बनाए रखोगे। जिसके बाद तो इलेक्ट्रोलक्स धीरे धीरे करके आगे की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर एक एक करके सभी लोग उसके सामने नील डाउन होने लगते
हैं। तभी उस भीड़ के अंदर एक बच्चे ने अपना हाथ वहाँ पर काट लिया था, जिस बात का अंदाजा इलेक्ट्रोलैक्स को भी हो जाता है और वो तुरंत ही उस डैगर को उस बच्चे के हाथ से छीन लेता है। जिसके बाद वो उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। उसकी ऐसी बात पर तो वो मासूम सा बच्चा उससे कहता है कि बस मैं यहाँ पर अपने ब्लड को सन ऑफ लाइट को प्रदान कर रहा हूँ। मेरे ब्लड के साथ साथ मेरी बॉडी, मेरी सोल, सब कुछ यहाँ पर बस सन ऑफ लाइट का है। हम सभी बस आपकी वजह से यहाँ पर जिंदा है, इस वजह से हम सब पर बस आपका ही अधिकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि तुम्हें इस तरीके से कोई भी अपनी कीमत को अदा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझ पर यकीन करते हो, इतना ही मेरे लिए काफी है। पांगबो एम्पायर के अंदर भी लोग मेरे ऊपर वहाँ पर खुशी से यकीन करते हैं। और रही बात तुम सभी लोगों की, तो तुम सबकी लाइफ तुम्हारी अंडर कंट्रोल में है, ना कि किसी और के। गॉड्स भला तुम्हारी लाइफ को लेकर यहाँ पर क्या ही करेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो उस बच्चे को वहाँ पर काफी बुरा लगने लगता है। इसके साथ ही उसने इलेक्ट्रोलैक्स का हाथ भी झटक दिया था। तो वहीं वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी पागलों की तरह हरकत करने लगते हैं। सभी लोग तो वहाँ पर बस उसी बच्चे जैसी बातें दोहरा रहे थे। इलेक्ट्रोलैक्स तो पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर ऐसा नजारा देख रहा था। उसने कभी भी ऐसी चीज नहीं सोची थी कि किसी का यकीन इस हद तक किसी पर हो सकता है। उन लोगों का यकीन तो यहाँ पर लगातार पागलपन के अंदर बदलता जा रहा था, जिस वजह से खुद इलेक्ट्रोलैक्स भी इस चीज से काफी परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलैक्स पर आता है, जो कि प्रिंसेस के साथ उनके ड्रैगन पर कहीं जा रहा था। जहां प्रिंसेस तो उससे कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट को हासिल करने के बाद हम सीधा ही पांगबो एम्पायर के अंदर जाएंगे, जहां जाकर हम दोनों ही शादी कर लेंगे। वहीं इलेक्ट्रोलैक्स तो अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैं अभी भी बस क्रेटन एम्पायर के लोगों के बारे में सोच रहा हूँ। आखिर क्रेटन एम्पायर के लोगों को इस तरीके के पागलपन की तरह किसी पर यकीन कैसे हो सकता है। जो सुनकर तो वहाँ पर प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो लोग भी इस बात को समझ जाएंगे कि उनके लिए तुम कितना मायने रखते हो। मुझे उम्मीद है कि वो धीरे धीरे करके चेंज होने लगेंगे। इसके बाद तो वो उस जगह पर भी पहुंच जाते हैं जो जगह सन एंड मून गॉड ने उन्हें बताई थी। बस वो वहां से कुछ ही कदम दूर थे। तभी वहां पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो टेक्निक सच में काफी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि इसके चक्कर में मैंने अपनी मैरिज को भी डिले कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रेटन एम्पायर के एक सैक्रिफाइस प्लेस पर आता है, जहां क्रेटन एम्पायर के किंग वहां पर एक बंदे से कहते हैं कि क्या तुम्हारे इस रिचुअल से इलेक्ट्रोलैक्स यहाँ पर मर जाएगा। अपने किंग की ऐसी बात सुनकर तो वो बंदा वहाँ पर कहता है कि बस हमारे इस रिचुअल से ग्रेट गॉड को संदेशा मिल जाए, उसके बाद तो वो खुद ब खुद इलेक्ट्रोलैक्स को जान से मार डालेंगे। जो सब कुछ सुनने के बाद तो क्रेटन एम्पायर के किंग सीधा ही उस रिचुअल के सेंटर में चले जाते हैं और वहाँ जाकर अपने आप पर एक तलवार से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर उनके ब्लड के जरिए एक फॉर्मेशन तैयार होने लगता है। इसके बाद वो सभी के सभी लोग वहाँ पर जितने भी लोग थे सभी का सैक्रिफाइस करते हुए वहाँ पर उस रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ वो किसी और को नहीं बल्कि गॉड ऑफ डेथ को जगाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स प्रिंसेस के साथ उस जगह पर पहुंच जाता है जो कि सन एंड मून गॉड ने उन्हें बताई थी। लेकिन तभी वहाँ अचानक से ही पूरी जगह चेंज होने लगती है। इसके साथ ही एक जाइंट अटैक आकर प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स सीधे ही प्रिंसेस को वहाँ से दूर कर देता है। वहीं प्रिंसेस तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। उस अटैक के लगने से पहले ही इलेक्ट्रोलैक्स वहां से टेलीपोर्ट हो गया था और वो गॉड ऑफ डेथ के फॉरबिडन लैंड के अंदर एंटर हो जाता है। इसके साथ ही वहां पर वो रिचुअल करने वाले भी पहुंच जाते हैं, जो कि वहां आने के बाद गॉड ऑफ डेथ से कहते हैं कि गॉड ऑफ डेथ, हमने आपको यहाँ पर समन किया है। हम चाहते हैं कि आप इस इलेक्ट्रोलैक्स को यहाँ पर जान से मार डालें। ये इलेक्ट्रोलैक्स सन ऑफ लाइट है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ ने उसको ही वहाँ पर खत्म कर दिया था। तो वहीं उसकी एक ही उंगली की पावर देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स कहने लगता है कि ये गॉड तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। अपने साथी की ऐसी हालत देखकर तो बाकी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो सभी के सभी लोग वहाँ पर गॉड ऑफ डेथ के सामने इलेक्ट्रोलैक्स की मौत की गुहार करने लगते हैं। लेकिन गॉड ऑफ डेथ ने उसको भी वहाँ पर मार दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पर कहते हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरीके से डन हो चुका है। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलैक्स से कहते हैं, तो तुम हो इलेक्ट्रोलैक्स। उसको ऐसे बात करते हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर कहता है कि मैंने तो ये कभी नहीं सोचा था कि गॉड ऑफ डेथ को भी यहाँ पर कोई कंट्रोल कर सकता है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो गॉड ऑफ डेथ उससे कहता है कि ये तो मेरा काम ही है। उन लोगों ने अपनी जान के बदले तुम्हारी जान मुझसे मांगी थी, तो अब मैं इस काम को भी अधूरा नहीं छोड़ सकता। मैं जब कोई भी डील करता हूँ तो वो एकदम फेयर होती है। इतना कहकर उसने वहाँ पर एक स्वॉर्ड से इलेक्ट्रोलैक्स पर अटैक कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर अपनी नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वो स्वॉर्ड वहीं पर रुक जाती है। मगर इस बात से गॉड ऑफ डेथ को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो उससे कहते हैं, तो तुम यहाँ पर गॉड्स की पावर को भी रेजिस्ट कर सकते हो। लेकिन उन्होंने अपनी एक ही उंगली के इशारे से उस पूरे के पूरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बाद वो कुछ हेल स्पेयर को सीधे इलेक्ट्रोलैक्स के हाथ पैरों के अंदर डाल देता है। लेकिन इस बार इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाता, जो देखकर तो वो गॉड ऑफ डेथ कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे और भी ज्यादा सरप्राइज करते रहोगे, पर लगता है अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का समय आ चुका है। इतना कहकर वो एक हेल स्पेयर से सीधे ही उस पर अटैक कर देते हैं, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर सन एंड मून गॉड को अपनी हेल्प के लिए
बुलाने लगता है, जिसके बाद वो वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं और वो वहाँ पर आने के साथ ही उस अटैक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं। इसके साथ ही वो इलेक्ट्रोलैक्स से अपने माइंड वर्ल्ड के अंदर से कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स, तुम्हें उस जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक तक पहुँचने के लिए काफी बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ेगा। इसके बाद वो वहाँ पर रियल वर्ल्ड के अंदर आकर इलेक्ट्रोलैक्स से कहते हैं, मेरे पास यहाँ पर पावर्स काफी कम है, जिस वजह से मैं यहाँ पर सीधा तुम्हें उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के पास भेज रहा हूँ। इतना कहकर वो उसको वहाँ पर धक्का दे देते हैं, जहाँ इलेक्ट्रोलैक्स की सोल उसकी बॉडी से अलग होकर एक अलग ही स्पेस के अंदर पहुंच जाती है, जो कि उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट का वॉइड स्पेस था। वहाँ पर उसकी सोल आने के साथ ही आसपास की जगह को चेक करने लगती है। वो वहाँ पर सभी जगह को चेक कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स का डुप्लीकेट भी आ गया था। इससे पहले वो वहाँ पर कुछ और समझ पाता, वहाँ पर उसके लिए वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर एक लड़की इलेक्ट्रोलैक्स के धीरे धीरे करके क्लोन्स को वहाँ पर मारने लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलैक्स की भी सोल वहाँ पर काफी ज्यादा डैमेज होने लगती है। साथ ही वो वहाँ पर कहती है कि तुम्हें ऐसे टेस्ट के देने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम हमारे यहाँ पर कुछ सवालों का जवाब दे दो। आखिर तुम यहाँ पर चाहते क्या हो? अगर तुम यहाँ पर सिंपल तरीके से हमें बता दोगे तो तुम्हारे लिए भी यहाँ पर काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके साथ ही हम वहाँ पर 3 लड़कियों को देखते हैं, जिनमें से एक बूढ़ी तो वहीं एक बच्ची और दूसरी जवान थी, और ये सभी कोई और नहीं बल्कि ये जायंट टर्टल स्नेल की तीनों टेक्निक्स हैं, जो कि पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसके बाद तो वो जवान वाली लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि हम जानते हैं कि तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को मारना चाहते हो, लेकिन हमें इसका सही रास्ता नहीं पता कि आखिर तुम उसे कैसे मारोगे। तभी वो बूढ़ी औरत भी कहने लगती है कि गॉड्स को बस गॉड्स ही मार सकते हैं, तुम यहाँ पर एक सन ऑफ लाइट हो, अगर तुम यहाँ पर सन एंड मून गॉड को खा लोगे तो इससे तुम भी एक रियल गॉड बन जाओगे, जिसकी मदद से तुम आसानी से गॉड ऑफ डेथ को मार सकते हो। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसको कुछ पुरानी बातें बताने लगती है कि तुमसे पहले भी यहाँ पर बाकी के सन ऑफ लाइट भी आए थे, जिसमें से पहले वाले ने सन एंड मून गॉड को खाकर एक ड्रैगन के अंदर तब्दील हो गया और उसकी पावर यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी, तो वहीं दूसरे वाले ने सन एंड मून गॉड को खाकर ग्लोरी ऑफ गॉड बन गया। जिसके बाद वो छोटी लड़की वहाँ पर कहती है, तो अब हम तुमसे जानना चाहते हैं, क्या तुम यहाँ पर सन एंड मून गॉड को खाना चाहोगे? उसे खाने से तुम्हें यहाँ पर गॉड से भी ज्यादा पावर मिल जाएगी। तभी वहाँ पर सन एंड मून गॉड भी कहने लगते हैं कि सन ऑफ लाइट और मैं दोनों ही एक ओरिजिन से बने हुए हैं, जिस वजह से तुम अगर मुझे खा लेते हो तो तुम्हें यहाँ पर एंडलेस पावर मिल जाएगी, इसलिए तुम जल्दी से आकर मुझे यहाँ पर खा लो। सभी लोग तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को फोर्स करने लगते हैं। वो लोग तो वहाँ पर कह रहे थे कि तुम बस एक बार इसे खा लो, उसके बाद तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ को अपनी चुटकियों से ही हरा सकते हो। वहीं सन एंड मून गॉड भी अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो गया था। वो तो वहाँ पर कहने लगता है, मेरा जीना बस यहीं तक तय था, तुम्हें भी यहाँ पर अपनी डेस्टिनी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तो वहीं हम इलेक्ट्रोलैक्स को देखते हैं, जो कि ऐसा काम करते हुए वहाँ पर उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसे वहाँ देखकर तो वो तीनों लेडी वहाँ पर कहने लगती हैं कि मारो, जल्दी मारो उसे, लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स ने तो वहाँ पर उनमें से एक का गला पकड़ लिया था, जिस वजह से उस लड़की के चेहरे से उसकी स्माइल गायब हो जाती है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलैक्स हूँ, मैं कभी भी अपनी डेस्टिनी पर यकीन नहीं रखता, मुझे बस अपने आप पे ही यकीन है, मैं वही करता हूँ जो मैं चाहता हूँ। उसके ऐसा जवाब सुनकर तो वो लड़की वहाँ पर खुश हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर गायब भी हो गई थी, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी एक पल के लिए काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद तो वो लड़की उससे कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, बिना तुम्हारी कोई इच्छा के तुम यहाँ पर कभी भी गॉड नहीं बन सकते। उस लड़की की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उसकी तरफ बढ़ते हुए उससे कहता है, तो क्या ये जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक सिर्फ मुझे जब भी मिल सकती थी जब मैं गॉड बन जाऊं? जिस पर तो वो लड़की वहाँ पर कहती है कि नहीं नहीं, ये टेक्निक तो तुम्हें वैसे ही मिलने वाली है, गॉड्स तो यहाँ पर एक अलग तरफ है, जबकि ये टेक्निक की अलग ही एग्जिस्टेंस है। इसके साथ ही वो यंग वाली लड़की वहाँ पर कहने लगती है कि जो भी यहाँ पर मोस्ट पावरफुल पर्सन होता है उसकी यहाँ पर काफी इच्छाएं होती हैं और उन्हीं इच्छाओं के चलते वो और भी ज्यादा पावरफुल बनता जाता है, जिसकी वजह से वो एकदम गॉड की तरह ही पावर अचीव कर लेता है। इसके साथ ही वहाँ ओल्ड लेडी उससे कहती है, लेकिन ये ग्रेट टर्टल स्नेल टेक्निक ऐसी नहीं है, ये टेक्निक किसी भी लालची पर्सन को नहीं मिल सकती थी, क्योंकि ये टेक्निक खुद हेवन की विल से बनी है। और इलेक्ट्रोलैक्स, तुम्हारे यहाँ पर डिटर्मिनेशन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से तुम यहाँ पर इस टेक्निक के हकदार बन चुके हो। इस टेक्निक के चलते तुम यहाँ पर दुनिया का नंबर 1 नेक्रोमेंसर बन जाओगे, गॉड्स तक तुम्हारी यहाँ पर पावर्स के सामने नहीं टिक सकते। हम तीनों यहाँ पर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार हैं। इसके साथ ही वो तीनों की तीनों उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर चली जाती हैं, जहाँ अभी भी उनकी आवाज वहाँ पर कहने लगती है कि इलेक्ट्रोलैक्स, अब तुम इस टेक्निक के जरिए अपनी एक अलग सी नई दुनिया बना सकते हो। जिसके बाद तो इलेक्ट्रोलैक्स ने भी उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथों में पकड़ लिया था
इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर गॉड ऑफ डेथ पर आता है, जहाँ पर उन्होंने एक अटैक को सीधा ही इलेक्ट्रोलैक्स की तरफ चल दिया था, जिसे बचाने के लिए सन और मून गॉड को वहाँ पर बीच में आना पड़ता है, लेकिन वो उसका अटैक को वहाँ पर नहीं रोक पाते, जिसकी वजह से उनकी वो शील्ड वहाँ पर ब्रेक हो जाती है। इसके साथ ही गॉड ऑफ डेथ वहाँ पर अपनी अगली चाल चलते हुए इलेक्ट्रोलैक्स से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता। वो अटैक इलेक्ट्रोलैक्स को लग भी पाता। इससे पहले इलेक्ट्रोलैक्स के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पावर जनरेट होने लगती है और उसकी बॉडी से काफी स्ट्रॉन्ग मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जो देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हारे साथ ये होने क्या लगा। तो वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स की तो पूरी अपीयरेंस चेंज हो चुकी थी, जहां वो उस आर्टिफैक्ट की पावर का यूज करते हुए आसानी से गॉड ऑफ डेथ के अटैक को रोक लेता है। इसके साथ ही उसने वहां पर उसको पीछे भी हटा दिया था, जो देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी कहने लगा था कि आखिर ये किस तरीके की पावर है। लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स तो वहां पर अपनी टेलीपोर्टेशन पावर का भी यूज करने लगता है, जिस वजह से वहां पर गॉड ऑफ डेथ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सीधा ही उस पर एक जानलेवा अटैक चल देता है। लेकिन इस अटैक से भी इलेक्ट्रोलैक्स वहां पर बच जाता है। इसके साथ ही वो वहां पर गॉड ऑफ डेथ पर एक स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से गॉड ऑफ डेथ वहां पर अपने घुटनों के बल आ गया था। इसके बाद गॉड इलेक्ट्रोलैक्स तो वहां पर कहने लगता है कि बेशक तुम यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ होंगे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर अपने मामले के अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं दूंगा। जब तक मैं यहाँ पर हूँ कोई भी मुझे यहाँ पर नहीं रोक सकता। इतना कहकर उसने वहां पर अपनी पावर का यूज करके गॉड ऑफ डेथ को एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर कैद कर लिया था। तो वहीं उसकी ऐसी पावर देखकर तो गॉड ऑफ डेथ भी कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे कर सकते हो, तुम तो यहाँ पर एक ह्यूमन हो। गॉड ऑफ डेथ की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है बेशक हो गए तुम गॉड अपनी जगह पर मैं इलेक्ट्रोलैक्स हूँ, मैं यहाँ पर कुछ भी कर सकता हूँ। इतना कहकर उसने अपनी पावर का यूज करके गॉड ऑफ डेथ को एंशिएंट आर्टिफैक्ट के अंदर सील कर लिया था। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर बाहर प्रिंसेस पर आता है, जहाँ उनके सामने कुछ अटैक्स काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं, लेकिन वो उनको वहाँ पर टच भी कर पाते। तभी किसी ने वहाँ पर उनके चारों तरफ एक बैरियर बना दिया था और वो जब अपनी आंखें खोलती है तो उनके सामने कोई और नहीं बल्कि इलेक्ट्रोलैक्स खड़ा हुआ था, जो कि वहाँ पर प्रिंसेस से कहता है कि मुझे इसके लिए माफ कर देना, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। इसके साथ ही इलेक्ट्रोलैक्स एक ही झटके के अंदर उन सभी अटैक्स को वहाँ पर खत्म कर देता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स को सही सलामत देखकर तो प्रिंसेस काफी खुश हो जाती है और सीधा ही उसके पास चली जाती है, जहाँ वो उसको गले लगाते हुए उससे कहती है कि पता है मैं तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि अब तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी मुझे वो टेक्निक मिल चुकी है। जो बात सुनकर तो हम वहाँ पर प्रिंसेस के चेहरे पर एक अलग ही एक्सप्रेशन देखते हैं। इसके साथ ही वो वहाँ पर अपने ड्रैगन पर बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस तो इलेक्ट्रोलैक्स से कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स फाइनली तुम्हें वो जाइंट टर्टल स्नेल टेक्निक मिली गई। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स ने भी वहाँ पर अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था। उसे वहाँ देखकर तो प्रिंसेस की वहाँ पर डिजायर्स एक्टिवेट हो जाती हैं। वो तो वहाँ पर उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट की पावर्स को आसानी से महसूस कर पा रही थी। इसके साथ ही वो उस आर्टिफैक्ट को टच भी करने की कोशिश करती हैं, लेकिन उस आर्टिफैक्ट ने वहाँ पर उसको रिजेक्ट कर दिया था, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उसके लिए काफी परेशान हो जाता है। तो वहीं प्रिंसेस उससे कहती है कि इस आर्टिफैक्ट ने मुझे यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। प्रिंसेस की ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उनसे कहता है कि प्रिंसेस ये टेक्निक कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है जो कि हर किसी को भी मिल जाए और कोई भी नॉर्मल पर्सन इस टेक्निक का यूज करने की कॉस्ट को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता। ये टेक्निक जितनी ज्यादा पावरफुल है उतनी ज्यादा ही टेरिफाइंग भी। जो सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर दुखी होते हुए कहती है कि लगता है मुझे इसको भूलना ही पड़ेगा। उसे इस कंडीशन में देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उससे कहता है कि प्रिंसेस आखिर तुम ठीक तो हो ना। जो सुनकर तो प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम मेरी चिंता मत करो, आखिर तुम इस टेक्निक के साथ क्या करोगे। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर क्रीटोन एम्पायर के लोगों के बारे में सोचने लगता है और फिर वहाँ पर उससे कहता है कि मैं इस टेक्निक का यूज करके एक नई दुनिया को क्रिएट करूंगा जहाँ पर सभी लोग बिल्कुल खुशहाली से रहेंगे। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर कहती है कि ठीक है, तुमने जब सोच ही लिया है तो बहुत अच्छा होगा और वैसे इसके चक्कर में तुम हमारी वेडिंग को मत भूल जाना। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी कहता है कि प्रिंसेस तुम इसकी चिंता मत करना, मैं वादा करता हूँ कि ये वेडिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट की नंबर 1 वेडिंग बनेगी। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर शिया एम्पायर के अंदर आता है, जहाँ पर शिया एम्पायर के किंग प्रिंसेस से कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हें यहाँ पर आने में काफी देरी हो गई। पता है हम लोग यहाँ पर तुम्हारी वेडिंग के लिए ही रुके हुए थे, जिसके बाद मैं इस वेस्ट एशिया का थ्रोन भी इलेक्ट्रोलैक्स को पास कर दूंगा। अपने फादर के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर काफी दुखी हो जाती हैं और फिर उससे कहती हैं कि फादर आखिर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे वेस्ट एशिया का किंग बनाएंगे। जो बात सुनकर तो उसके फादर उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा तो था, लेकिन मुझे इलेक्ट्रोलैक्स के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी कि आखिर वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब मुझे लगता है कि तुम्हारे बदले उसको किंग बनाना ज्यादा अच्छा रहेगा। और वैसे भी वेस्ट एशिया को एक अच्छे राजा की तलाश है, मुझे नहीं लगता कि उससे ज्यादा अच्छा कोई हमें मिल भी सकता है। मगर प्रिंसेस तो उनकी ऐसी बात से भी कन्विंस होने वाली नहीं थी। वो उनसे कहती है कि फादर मैंने आपसे बचपन में ही कहा था कि मुझे वेस्ट एशिया का किंग बनना है। मेरी शुरुआत
शुरुआत से ही यही इच्छा थी कि मैं वेस्ट एशिया का किंग बनूंगी। लेकिन उसके फादर तो उसकी एक भी बात पे ध्यान नहीं देते, उल्टा वो उससे कहते हैं कि प्रिंसेस तुम्हें वही मानना होगा जो मैं यहाँ पर तुमसे कहूंगा। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर इलेक्ट्रोलैक्स की वेडिंग वाले दिन पर आता है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स बड़े ही शान से अपनी वेडिंग के प्लेस की तरफ जा रहा था। तो वहीं उसके स्वागत के लिए वहाँ पर पांगवू एम्पायर के लोग काफी खुश दिखाई दे रहे थे। कुछ लोग तो वहाँ पर अपने यंग मास्टर के लिए अपनी फसलों का कुछ हिस्सा लेकर आए थे, तो कुछ लोग वहाँ पर फ्लावर लेकर आए थे। ऐसे ही करते करते वहाँ पर काफी सारे लोग उसके लिए कुछ न कुछ अलग चीज वहाँ पर लेकर आए थे, जो कि उसको वेडिंग के गिफ्ट के तौर पर उसको मिल रही थी। उन सभी का इतना प्यार देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी उनसे कहता है कि आप लोगों का इस सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी इलेक्ट्रोलैक्स के फादर भी उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम्हारी वेडिंग होने से पहले हम भी तुम्हें यहाँ पर एक गिफ्ट देना चाहते हैं। जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स की मदर भी उससे कहती है कि हम तुम्हारा यहाँ पर राज तिलक करवाना चाहते हैं। उनके इतना कहते ही हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को देखते हैं, जो कि सीधा ही अपनी ताजपोशी के लिए आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर सभी के सभी सोल्जर्स उसकी ताजपोशी के लिए काफी खुश दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ उसके फादर भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, तुम किसी भी तरीके से इस पांगवू एम्पायर को कभी भी खतरे में मत डालना। जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी अपने फादर के सामने कहता है कि फादर मैं एक अच्छा किंग बनने की पूरी कोशिश करूंगा। जिसके बाद तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स इस पांगवू एम्पायर का न्यू किंग बन चुका था। इसके साथ ही उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि अब हमारे न्यू किंग की ऑफिशियली वेडिंग स्टार्ट होती है, जिस वजह से सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी खुश हो जाते हैं। तो वहीं डायलान को तो वहाँ पर इतनी खुशी हो रही थी कि उसके वहाँ पर आंसू निकलने लगते हैं। मगर दूसरी तरफ एरिस तो वहाँ पर प्रिंसेस के लिए काफी परेशान थी, क्योंकि वो अभी तक यहाँ पर नहीं पहुंची थी। सभी लोग तो वहाँ पर इतना खो जाते हैं कि किसी को भी इस बात की खबर नहीं थी कि आखिर प्रिंसेस कहाँ है। मगर दूसरी तरफ इलेक्ट्रोलैक्स के पेरेंट्स के साथ साथ शिया एम्पायर के किंग भी वहाँ पर अपनी बेटी के लिए काफी परेशान हो रहे थे। वो सभी लोग यहाँ पर परेशान हो ही रहे थे कि तभी वहाँ पर प्रिंसेस आने लगती हैं, जिन्हें वहाँ देखकर तो सभी लोग काफी खुश होने लगते हैं और कहते हैं कि प्रिंसेस तो आज वेडिंग ड्रेस में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इसके साथ ही प्रिंसेस बड़ी ही शान से आगे की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स उसको हाथ देते हुए कहता है कि प्रिंसेस आखिरकार आप आई गई। जिसके बाद वहाँ पर रात हो जाती है और वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रीस्ट उनकी वेडिंग सेरेमनी को स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर वो सभी गॉड्स को विटनेस मानते हुए इलेक्ट्रोलैक्स और प्रिंसेस से कहते हैं कि अब तुम दोनों एक दूसरे से यहाँ पर वादा करो कि तुम कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ोगे। जो सुनकर तो वो दोनों ही वहाँ पर कहने लगते हैं कि हम यहाँ पर सभी लोगों को साक्षी मानते हुए और यहाँ पर सभी गॉड्स को साक्षी मानकर एक दूसरे को वचन देते हैं कि अब से हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ जन्म जन्म के रिश्ते में बंध चुके हैं। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ हमेशा लॉयल रहेंगे और एक दूसरे की फीलिंग्स का सम्मान करेंगे। हम दोनों ही एक दूसरे को वचन देते हैं कि हम अपने पूरे तन मन और धन के साथ एक दूसरे को पति पत्नी मानते हैं। जो सब कुछ सुनने के बाद तो वहाँ पर वो प्रीस्ट कहता है कि अब से इलेक्ट्रोलैक्स और प्रिंसेस दोनों ही ऑफिशियली मैरिड कपल बन चुके हैं। जो सुनकर तो सभी के सभी लोग वहाँ पर काफी खुशी से फूलों की बरसात करने लगते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर सभी के सभी लोग काफी खुश होने लगे थे। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स अभी भी प्रिंसेस से कहने लगता है कि प्रिंसेस मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पर इतना प्यार करूंगा कि तुम्हें यहाँ पर किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। इसके बाद तो वो दोनों ही एक दूसरे को गले लगा लेते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स क्या तुम्हें याद है कि मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि आखिर हमारे लिए मरने का मतलब क्या है। जिस पर तो इलेक्ट्रोलैक्स भी कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से याद है, इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ मौत ही अलग कर सकती है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, सिर्फ मौत ही हमें अलग कर सकती है। और उनके इतना कहते ही उन्होंने सीधा ही एक डैगर से इलेक्ट्रोलैक्स पे हमला कर दिया था। जो ये नजारा देखकर तो सभी के सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तो वहीं सबसे ज्यादा हैरानी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को होने लगती है, मगर प्रिंसेस तो इस चीज से वहाँ पर काफी खुश होने लगी थी। इसके साथ ही वहाँ उस प्लेस पर काफी सारे ब्लास्ट होने लगते हैं। वहाँ के लोग इससे पहले कुछ और समझ पाते कि तभी वहाँ पर कीटोन एम्पायर के असैसिन्स आने लगते हैं, जिन्होंने वहाँ आकर तबाही मचाना स्टार्ट कर दी थी। तो वहीं इलेक्ट्रोलैक्स को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर प्रिंसेस उसके साथ ऐसा कर सकती है। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। उसकी ऐसी बात सुनकर तो प्रिंसेस वहाँ पर पीछे हटते हुए उससे कहती है कि आखिर तुम्हें ही क्यों वो जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक मिली। तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ साथ मेरा भी वहाँ पर ट्रायल लिया गया था, जहाँ उस टेस्ट के दौरान बस तुम ही मेरे सामने मेरी सबसे बड़ी अड़चन थे, जिसकी वजह से मैं वहाँ पर जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक को हासिल नहीं कर पाई और साइंसेट आर्टिफैक्ट ने मुझे वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। उस आर्टिफैक्ट को ये तक पता था कि तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट हो, इसके बावजूद भी सिर्फ तुम्हें ही वो टेक्निक मिली। मेरे पास तो यहाँ पर ना ही सन ऑफ लाइट की पावर्स है, ना ही कोई स्पेशल एबिलिटी। यहाँ पर जितनी भी चीजें मुझे बिलोंग करती थी वो सारी की सारी तुम्हें ही मिलने वाली थी, चाहे वो मेरा एम्पायर हो या फिर वो टेक्निक। तुमने तो मेरे बचपन के ख्वाब को भी मुझसे यहाँ पर छीन लिया। मैं हमेशा से ही वेस्ट एशिया की किंग बनना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर को उस वेस्ट एशिया के लिए तुम ज्यादा सुटेबल पर्सन लगे।
लेकिन क्रेटोन एम्पायर के लोगों ने मेरी बात को समझा और उन्होंने मुझे ऑफर दिया कि वो सभी की सभी चीजें मुझे वापस मिल सकती है, बस मैं उनका एक बार साथ दे दूं। उन्होंने मुझे यही खंजर दिया था जिसके अंदर पॉइजन लगा हुआ है और इस पॉइजन के चलते तुम यहाँ पर जल्दी ही मर जाओगे। इसके साथ ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के सीने से उस खंजर को बाहर निकाल लेती है और वहाँ पर वो कहने लगती है कि काश तुम इस दुनिया के अंदर आते ही नहीं। तो वहीं उस पॉइजन की वजह से इलेक्ट्रोलक्स की बॉडी वहाँ पर सुन्न होने लगती है। उसको अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पावर फील नहीं हो रही थी। अभी वहाँ पर पैरोट की एंट्री होती है जो कि वहाँ पर कहता है कि मानना पड़ेगा पोपे का डैगर तो यहाँ पर सच में काम आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब इलेक्ट्रोलक्स यहाँ पर जिंदा भी बच पाएगा। उसके इतना कहते ही वो सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स के पास पहुंच जाता है और फिर वहाँ पर कहने लगता है कि आज मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से यहाँ पर जान से मार डालूंगा। वो ये सब कुछ यहाँ पर कह ही रहा था कि तभी उसके ऊपर किसी ने हमला कर दिया था। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स को जो पॉइजन दिया गया था वो कोई नॉर्मल पॉइजन नहीं था। उसने न केवल उसकी पावर्स छीनी थी बल्कि वो पॉइजन इतना ज्यादा जहरीला था कि उससे उसकी हड्डियों के अंदर भी काफी ज्यादा दर्द होने लगा था। लेकिन अपने पेरेंट्स को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के लिए ये दर्द कुछ भी नहीं था। इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स तो अपनी जान की बाजी लगाकर वहाँ पर उसे बचाने की कोशिश करने में लगे हुए थे। जहाँ इलेक्ट्रोलक्स के फादर डायलान से कहते हैं कि तुम जल्दी से इलेक्ट्रोलक्स को यहाँ से लेकर चले जाओ और पीछे मुड़कर यहाँ पर मत देखना। तो वहीं पैरोट ने तो सीधा ही एक अटैक करके इलेक्ट्रोलक्स की मदर की जान ले ली थी। अपनी मदर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रिंसेस ने तो वहाँ पर अपनी इवल फायर का यूज करके सभी के सभी पांगू एम्पायर के लोगों को वहाँ पर जलाना स्टार्ट कर दिया था, जिसमें उसके खुद के फादर भी वहाँ पर उसी आग के अंदर जल जाते हैं। उस पूरी जगह पर बस कत्लेआम ही कत्लेआम दिखाई दे रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ यिन जियाओ तो इलेक्ट्रोलक्स को अपनी पीठ पर लेकर किसी सेफ जगह पर ले जाने लगता है। तो वहीं डायलियन तो वहाँ पर कुछ सोल्जर्स को रोकने में लगा हुआ था ताकि इससे वहाँ पर यिन जियाओ को कुछ वक्त मिल सके। लेकिन यिन जियाओ भी ये जानता था कि इलेक्ट्रोलक्स को इस कंडीशन में बाहर लेकर नहीं जाया जा सकता, इसलिए वो इलेक्ट्रोलक्स को एक सेफ जगह पर छोड़कर डायलियन की मदद करने के लिए चला जाता है। मगर इन सब का कोई फायदा नहीं होता। इलेक्ट्रोलक्स के पेरेंट्स के साथ साथ उसके फ्रेंड्स, उसके सभी लोग जो भी उस जगह पर था, उनमें से कोई भी वहाँ पर जिंदा नहीं बचता सिवाय इलेक्ट्रोलक्स के, क्योंकि उसे यिन जियाओ ने किसी सेफ जगह पर छुपा दिया था। तभी हमें वहाँ पर क्रेटोन एम्पायर का वही लड़का देखने के लिए मिलता है जिसने वहाँ इलेक्ट्रोलक्स को देख लिया था और वो वहाँ पर कहता है कि मुझे इलेक्ट्रोलक्स मिल गया। इसके साथ ही वहाँ पर कुछ लोग आकर इलेक्ट्रोलक्स को वहाँ से ले जाने लगते हैं और वो वहाँ पर कहते हैं कि सन ऑफ लाइट, आप यहाँ पर चिंता मत कीजिए, हमें अभी भी आप पे पूरा यकीन है, हम आपको किसी भी तरीके से यहाँ से रेस्क्यू करके ले जाएंगे। जिसके बाद तो वो लड़का वहाँ पर उन सभी को पांगबू एम्पायर के ग्लोरियस होली चर्च के अंदर लेकर आ जाता है, जहाँ इलेक्ट्रोलक्स की आंखों के सामने उसके सारे के सारे दुश्मन मौजूद थे। इसके साथ ही हमें जानने के लिए मिलता है कि इस पूरे कांड के पीछे कोई और नहीं बल्कि जब से पोपे ही था, जहाँ पर पोपे इलेक्ट्रोलक्स से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स, तुम्हारे मरते ही इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा। इतना कहकर वो वहाँ पर अपने बंदों को इशारा दे देता है। पोपे का इशारा पाते ही उस बच्चे ने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर एक खंजर से अटैक कर दिया था, जिसके बाद बारी बारी करके वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी ने इलेक्ट्रोलक्स को खंजर मारना स्टार्ट कर दिया था। वहीं ये सब कुछ देखकर तो पोपे वहाँ पर काफी खुश होने लगा था। इसके बाद आखिरी अटैक उस पर प्रिंसेस करती है, जिसके साथ ही वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की आंखें बंद हो जाती हैं। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम इलेक्ट्रोलक्स को एक जगह पर देखते हैं जहाँ पर वो नेक्रोमेंसी स्पेल का यूज करके अपने फादर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहा था। तो वहीं गॉड ऑफ डेथ उसको ऐसा करते हुए देखकर इलेक्ट्रोलक्स से कहते हैं कि तुम यहाँ पर हजारों बार इसका ट्राई कर चुके हो पर इसका यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं हुआ। वो तो शुक्र है कि सन एंड मून गॉड ने पहले ही तुम्हारे लिए एक क्लोन को तैयार कर रखा था, जिसकी मदद से उन्होंने वहाँ पर पोपे को मूर्ख बना दिया। अगर तुम वहाँ पर मर जाते तो यहाँ पर तुम्हें रिवाइव करने वाला भी कोई नहीं होता। गॉड ऑफ क्रिएशन ने यहाँ पर एक रूल को सेट कर रखा है कि जो इंसान एक बार मर गया वो दोबारा से कभी भी रिवाइव नहीं होगा। तुम चाहे यहाँ पर कितनी ही कोशिश क्यों न कर लो, लेकिन तुम कभी भी अपने फादर को रिवाइव नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो वहाँ पर किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो वहाँ पर अपने स्पेल्स का यूज करके जितने भी लोग मरे थे उन सभी को रिवाइव करने की कोशिश करने लगता है, जहाँ इस प्रोसेस में वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स के फादर की सोल बार बार रीअपीयर हो रही थी। लेकिन ये प्रोसेस सच में काफी डिफिकल्ट था, जिसकी वजह से नेक्रोमेंसी रिचुअल एक और बार फिर से फेल हो जाता है। उसको इस तरीके से फेल होता हुआ देखकर तो गॉड ऑफ डेथ से कहता है, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, बेशक अगर तुम मेरी यहाँ पर पावर ही क्यों ना ले लो, तब भी इस सबका यहाँ पर कोई भी फायदा नहीं होगा। उसको ऐसे बात करते हुआ देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उस पर काफी भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम जरा शांत रहो। इसके बाद इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर काफी इमोशनल होते हुए कहने लगता है कि बेशक वो लोग यहाँ पर मर चुके हो, लेकिन अभी भी मैं उनकी एनर्जी को यहाँ पर फील कर सकता हूँ। बस मुझे यहाँ पर उनकी एनर्जी से खुद को कनेक्ट करना है। बस एक बार ऐसा हो जाए, मुझे उम्मीद है कि वो लोग वापस से रिवाइव हो जाएंगे।
लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स चाहे जितनी मर्जी यहाँ पर कोशिश कर लेता, वो हर बार इस काम के अंदर फेल होने लगता है। इसके साथ ही साथ उसके वहाँ पर हालत भी खराब होने लगी थी, जो देखकर गॉड ऑफ डेथ उससे कहता है कि तुम यहाँ पर बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। जिसके बाद तो गॉड ऑफ डेथ वहाँ से जाने भी लगा था, लेकिन तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट अपीयर हो जाती है, जो कि वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स के फादर को देखते हुए कहती है कि इलेक्ट्रोलैक्स बस मैं तुम्हारे लिए यही कर सकती थी। जहाँ इलेक्ट्रोलैक्स तो अपने फादर को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। इसके साथ ही वो बड़ी तेजी से उनके पास जाकर उन्हें गले लगा लेता है। तो वहीं अपने बेटे की भी ऐसी हालत देखकर वो उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स आखिर तुमने ये अपनी क्या हालत बना ली है। वहीं इलेक्ट्रोलैक्स तो वहाँ पर बहुत ज्यादा टूट चुका था। वो अपने फादर के सामने यहाँ पर रोते हुए कहता है कि फादर ये सब बस मेरी गलती है, मुझे इसके लिए माफ कर देना। मैं अपनी मदर को भी यहाँ पर नहीं बचा पाया, मेरी आंखों के सामने ही उन लोगों ने मेरे चाहने वालों को वहाँ पर मार डाला। इस सब में बस मेरी ही गलती है। आखिर मुझे इस बात का पहले क्यों नहीं पता चला। उसको इस तरीके से रोता हुआ देखकर तो उसके फादर वहाँ पर कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। हम में से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा यहाँ पर कुछ होने वाला होगा। अगर मैंने तुम्हारी यहाँ पर शादी तय ना करी होती तो शायद ऐसा कभी भी ना होता। इसके बाद हमें कुछ पास्ट के मूवमेंट दिखाई जाते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स अपने फादर से कहता है कि फादर आपने मेरी शादी प्रिंसेस के साथ तो तय कर दी, लेकिन कहीं इससे प्रिंसेस को तो कोई नुकसान नहीं होगा। जिस पर तो उस टाइम पर उसके फादर ने उससे कहा था कि प्रिंसेस को इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस मैं जानना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा इसके बारे में क्या राय है। उनकी ये सारी बात सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलैक्स ने भी वहाँ पर कहा था कि फादर अगर आप यही चाहते हैं तो मैं प्रिंसेस से शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होकर करंट टाइम पर आता है, जहाँ पर उसके फादर उससे कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स अब ये सारी बातों का सोचने का कोई भी फायदा नहीं है। तुम्हें तो बस यहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से तुम्हें यहाँ पर आखिरी बार इन लोगों को गुड बाय कहने का मौका मिल रहा है। और उनके इतना कहते ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को कोई विजन दिखाने लगते हैं, जहाँ वो उसको बताते हैं कि तुमने अपनी कंट्री के लिए काफी कुछ किया है, जिस वजह से इन लोगों का प्यार तुम्हारे लिए कभी भी खत्म नहीं होने वाला। तो वहीं उसके फादर का भी वहाँ से जाने का टाइम आ चुका था। उनकी यहाँ पर सोल बस कुछ टाइम के लिए ही गॉडेस ऑफ लाइट ने रिवाइव करी थी, जिसके बाद एक एक करके वहाँ पर सभी के सभी लोग उसकी नजरों के सामने से गायब होने लगते हैं। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलैक्स उनका पीछा करने लगता है और कहता है कि आप मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन उनकी सोल्स भी वहाँ से पूरी तरीके से गायब हो जाती हैं। जो देखकर इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर काफी ज्यादा टूट जाता है और कहने लगता है कि आखिर मैं इस दुनिया में जिंदा ही क्यों बच गया। इलेक्ट्रोलैक्स की ऐसी कंडीशन देखकर तो गॉडेस ऑफ लाइट के साथ साथ गॉड ऑफ डेथ भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर गॉडेस ऑफ लाइट कहने लगती हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम यहाँ पर सन ऑफ लाइट हो, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा मिशन बचा हुआ है, ह्यूमन वर्ल्ड को तुम्हारी आज भी जरूरत है, तो क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे डिसाइपल बन जाओ। पोपे ने उस दुनिया को पूरी तरीके से नर्क बना रखा है। जो भी लोग यहाँ पर पोपे को गॉड मानने से इनकार करते हैं, पोपे तो बस उनकी वहाँ पर जान लेने के लिए तुला हुआ है। इसके साथ ही हमें जानने के लिए मिलता है कि वो सेकंड सन ऑफ लाइट कोई और नहीं बल्कि पोपे ही था, और पोपे ही गॉड ऑफ ग्लोरी भी है। इसके साथ ही हम वहाँ पर पोपे की क्रूरता का एक सीन देखते हैं, जहाँ पर उसने चारों ही तरफ बस तबाही मचा रखी थी। उसने यहाँ पर बस अपने आप की वर्शिप करवाने के लिए न जाने कितनी लोगों को कत्ल करना स्टार्ट कर दिया है। इसके साथ ही गॉडेस ऑफ लाइट उसे बताती है कि 6000 सालों के बाद यहाँ पर जो गोल्डन एरा स्टार्ट होने वाला था, उसकी जगह पर यहाँ पर बस खून की नदियां बह रही हैं। चारों ही तरफ यहाँ बस नकली गॉड की वजह से पूरी जगह नर्क बन चुकी है। तुम्हारे पास एक चांस है, अगर तुम मेरे यहाँ पर डिसाइपल बन जाते हो तो तुम यहाँ पर पोपे से अपना बदला भी ले सकते हो। उनका बस ये यहाँ पर कहना ही था कि गॉड ऑफ डेथ भी वहाँ पर कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स अगर तुम चाहो तो मेरे भी यहाँ पर डिसाइपल बन सकते हो, मैं तुम्हारा रिवेंज लेने में तुम्हारी हेल्प भी करूंगा। लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स तो उन दोनों को ही वहाँ पर रिफ्यूज कर देता है, और इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि आखिर रोशनी का भी यहाँ पर क्या मतलब है, जब मैं अपने ही लोगों को यहाँ पर रिवाइव नहीं कर सकता। उसके इतना कहते ही उसने वहाँ पर अपने एंशिएंट आर्टिफैक्ट को बाहर निकाल लिया था। जो देखकर तो गॉडेस ऑफ लाइट उससे पूछती है कि इलेक्ट्रोलैक्स आखिर तुम करना क्या चाहते हो, तुम्हारे पास एक सुनहरा मौका है, तुम फ्यूचर के अंदर न्यू गॉड ऑफ लाइट भी बन सकते हो। इसके साथ ही गॉड ऑफ डेथ भी कहते हैं कि इलेक्ट्रोलैक्स तुम इस तरीके से अपने आप को बर्बाद मत करना, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर गॉड ऑफ डेथ का सक्सेसर भी बन सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स तो उन दोनों को ही वहाँ पर मना कर देता है और वहाँ पर उनसे कहता है कि गॉड ऑफ डेथ और गॉड ऑफ लाइट बनना सच में काफी अच्छा है, लेकिन मैं इलेक्ट्रोलैक्स हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पर अपने पेरेंट्स को जिंदा देखना चाहता हूँ। उसने तो वहाँ पर अपने आप को पूरी तरीके से उस एंशिएंट आर्टिफैक्ट के हवाले कर दिया था। जिसके बाद तो वहाँ पर वो छोटी लड़की आकर इलेक्ट्रोलैक्स से कहती है कि अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम भविष्य के अंदर एक घोस्ट बन जाओगे, यानी कि तुम्हारे पास कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, बस तुम्हारे पास तुम्हारी सोल्स के ही कुछ अंश होंगे। वो दोनों ही गॉड्स तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स को ऐसा करने से मना करने लगते हैं, लेकिन अब इसमें काफी ज्यादा देरी हो चुकी थी। इसके बाद इलेक्ट्रोलैक्स को वहाँ पर अपनी सारी मेमोरी याद आने लगती है, जहाँ पर वो अपने सभी चाहने वालों को याद करते हुए कहता है कि मैं आप लोगों के बिना जिंदा नहीं रह सकता,
और उसके इतना कहते ही वहाँ पर जायंट टर्टल स्नेल टेक्निक ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया था, जहाँ उस टेक्निक के चलते इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर अपनी लाइफ को भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार खड़ा हुआ था। इसके साथ ही वो एंशिएंट टेक्निक वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स की नो क्राउन नो विक्ट्री टेक्निक के साथ मर्ज होने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पर वो प्रोसेस काफी तेजी से पूरा होने लगता है। और जैसे ही वो प्रोसेस वहाँ पर पूरा होता है तभी उसके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इटर्निटी टावर वहाँ पर क्रिएट होने लगा था। इसके साथ ही वहाँ पर इलेक्ट्रोलैक्स का लुक भी वहाँ पर चेंज होने लगता है। साथ ही साथ इलेक्ट्रोलैक्स उस टावर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसके बाद वो सबसे पहले डायलान की सोल को रिवाइव करता है। और इसके साथ ही वो उससे कहता है कि डायलान, तुम हमारे कॉन्टिनेंट के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल वॉरियर थे। जिसके बाद सेकंड नंबर पे उसने यिन जियाओ को जिंदा कर दिया था और फिर उससे कहता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर सबसे यूनिक मैजिक था। फिर इसके बाद तीसरे नंबर की बारी एरिस की थी, जहाँ वो उसको रिवाइव करके कहता है कि एरिस, तुम्हारी जैसी आर्चरी शूटर दुनिया में कोई भी नहीं है। अब तुम यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह सकते हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी मदर और फादर को भी रिवाइव कर दिया था, जहाँ एक एक करके उसने लगातार ही काफी सारे लोगों की सोल्स को रिवाइव करना स्टार्ट कर दिया। इसके साथ ही वो आगे बढ़ते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज्यादा प्यार दिया, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को एक इमॉर्टल लाइफ देने जा रहा हूँ, जहाँ इस लाइफ में ना ही आपको कोई डिसीज होगी, ना ही किसी तरीके का दर्द होगा। आप लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर रह सकते हैं। इसके साथ ही उसका लुक भी फिर से चेंज हो जाता है, जिसके बाद वो उन लोगों से कहता है कि मैं इलेक्ट्रोलैक्स तुम सभी लोगों को लीड करते हुए आज इस पूरे वर्ल्ड के खिलाफ मैं यहाँ पर वॉर को डिक्लेयर करता हूँ। हम लोगों के साथ जिसने भी ये किया है उन सभी से हम अपना बदला लेकर रहेंगे और इन सभी का हिसाब उन्हें अपने खून से चुकाना होगा। अब से तुम सभी मेरे अंडर आर्मी के वॉरियर्स हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कुछ वॉरियर्स पे आता है, जो कि वहाँ पर मासूमों पर अत्याचार कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर उन दोनों वॉरियर्स को किसी ने मार दिया था। इसके साथ ही वहाँ पर जितने भी लोग मरे हुए थे वो सभी के सभी अपनी बॉडी के अंदर रिवाइव होने लगते हैं, जो देखकर तो वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स थे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उन्हें तो यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहीं वो सारे लोग जिंदा होने के बाद उन सभी लोगों को खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ हम पैरोट को देखते हैं, जो कि वहाँ पर कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन उसके ये मजे कुछ ही देर में खत्म होने वाले थे। उसके प्लेस पर भी वहाँ पर अंडर आर्मी ने अटैक कर दिया था, जो देखकर तो पैरोट सीधे ही उनसे फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड का यूज करके काफी सारे लोगों को ठिकाने लगा देता है। लेकिन वो लोग तो फिर से वहाँ पर रिवाइव हो जाते हैं, जो देखकर तो पैरोट को वहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर इन लोगों के साथ चल क्या रहा है। तभी वहाँ पर उस कैसल की छत तोड़कर इलेक्ट्रोलैक्स वहाँ पर पहुंच जाता है, जो कि वहाँ आने के साथ ही पैरोट पे अपना प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से तो पैरोट उसके सामने घुटनों पे आ गया था। लेकिन पैरोट की अकड़ भी अभी भी गई नहीं थी। वो उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलैक्स उसको हवा में उड़ाकर उसकी वहाँ पर हड्डियां तोड़ने लगता है, जहाँ वो उसकी हड्डियों को इतनी बार मोड़ता है कि उसको खुद भी पता नहीं चलता। तो वहीं पैरोट ने तो अभी भी उसका चेहरा ही नहीं देखा था, जिस वजह से वो कहता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन उसका चेहरा देखने के बाद वो कहता है कि इलेक्ट्रोलैक्स आखिर तुम यहाँ पर जिंदा कैसे हो। इसके साथ ही वो वहाँ पर उसके सामने रैम की भीख मांगने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोलैक्स भी वहाँ पर काफी गुस्से के मूड में था। वो सीधे ही उसके दिल को उसकी बॉडी से अलग कर देता है, जिसके बाद तो उसने वहाँ पर उसके दिल को भी क्रश कर दिया था। इसके बाद उसने पैरोट की बॉडी को उस एम्पायर के बीच चौराहे पर टांग दिया था। तो वहीं ये सीन शिफ्ट होकर प्रिंसेस पर आता है, जिन्होंने वहाँ पर अपने लाइटनिंग ड्रैगन की जान ले ली थी। इसके साथ ही वहाँ पर ग्लोरियस होली चर्च के प्रीस्ट वहाँ पर कहने लगते हैं कि प्रिंसेस अब आप यहाँ पर वेस्ट एशिया की न्यू किंग बन चुकी हैं। सभी लोग बस आपके ही आने का इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं प्रिंसेस भी अपने वफादार ड्रैगन का स्पिरिचुअल कोर बाहर निकाल लेती है, जो देखकर वो प्रीस्ट वहाँ पर काफी डर जाते हैं। जिसके बाद तो प्रिंसेस उस कोर को वहाँ पर दूर फेंक देती हैं। इसके बाद तो वो अपने हाथ को पहुँचते हुए उनसे कहती है कि आखिर कितने लोग मुझे यहाँ पर देखने के लिए आए हैं। जिस पर तो एक प्रीस्ट उनसे कहता है कि प्रिंसेस अब आप इस पूरे वेस्ट एशिया की किंग बन चुकी हैं, तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे वेस्ट एशिया के लोग यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आए होंगे। और वैसे भी तो आपके पास गॉड ऑफ ग्लोरी का खास तरीके का सपोर्ट है, जिस वजह से यहाँ पर आपके खिलाफ जाने की कौन हिम्मत कर सकता है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी वहाँ पर काफी खुश हो जाती है। इसके साथ ही वो वहाँ पर दरवाजे का गेट खोलकर बाहर आती है, जहाँ पर काफी सारे लोग तो वहाँ पर प्रिंसेस को देखकर काफी खुश होने लगते हैं। उन्हें वहाँ खुश देखकर तो प्रिंसेस उनसे कहती है कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग मेरे बुलाने पर यहाँ पर आ चुके हैं। मैं आपसे वादा करती हूँ कि वेस्ट एशिया को मैं किसी भी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं आपके लिए वो सारे काम करूंगी। इसके साथ ही वहाँ पर उसकी ताजपोशी भी होने लगी थी। प्रिंसेस तो वहाँ पर काफी खुश हो ही रही थी कि तभी उनके गालों पे कोई तेज तमाचा मार देता है, जिस वजह से प्रिंसेस सीधा उड़ते हुए अपने ड्रैगन के पास पहुँच जाती है। इसके साथ ही उनके सीने में एक स्वॉर्ड आकर घुस जाती है, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि गॉड इलेक्ट्रोलैक्स था। जहाँ इलेक्ट्रोलैक्स को तो अपने सामने देखकर वो उससे कहती है कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम यहाँ पर कितनी बार रिवाइव होकर आओगे, लेकिन तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों से ही तय है। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो कभी भी मैं तुम्हें मारने के बारे में नहीं सोचती। मैंने जो तुम्हारे साथ किया है उसका मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने वहाँ पर टाइम को रिवर्स कर दिया था, जहाँ वो उसको उसी मोमेंट के अंदर लाकर खड़ा कर देता है जिस जगह पर उन दोनों की वहाँ पर वेडिंग होने वाली थी। उस टाइम पर तो प्रिंसेस ने उन लोगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अभी यहाँ पर पहुँचने के बाद सभी लोग वहाँ पर प्रिंसेस को काफी ग्रीट करने लगते हैं। उन सभी के चेहरों पर तो वहाँ पर प्रिंसेस के लिए प्यार झलक रहा था। इसके साथ ही वहाँ पर प्रिंसेस की लिटिल वर्जन भी पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पर उससे कहती है कि तुम्हारा बेस्ट फ्यूचर यही है। जो सुनकर तो प्रिंसेस भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वह सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगती है, जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स ने भी उसकी बॉडी से उसके दिल को अलग कर दिया था। और इसके साथ ही वो उससे कहता है तुम चाहे कैसी भी बन जाओ, लेकिन तुम कभी भी हमारे प्यार के हकदार थी ही नहीं। इतना कहकर उसने वहाँ पर उसके हार्ट को क्रश कर दिया था। जिसके बाद हमें अंडर आर्मी वर्सेस गॉड ऑफ ग्लोरी के सोल्जर्स के बीच में फाइट दिखाई जाती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की अंडर आर्मी ने लगातार ही ग्लोरियस होली चर्च का नामो निशान मिटाना स्टार्ट कर दिया था। इलेक्ट्रोलक्स ने तो उस कॉन्टिनेंट के अंदर बस कत्लेआम मचाना स्टार्ट कर दिया था। वो वहाँ पर किसी भी ग्लोरियस होली चर्च के मेंबर को छोड़ने वालों में से नहीं था। वो तो वहाँ पर लगातार ही गंदगी का सफाया करने लगता है। इसके साथ ही हम एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर पोपे इलेक्ट्रोलक्स को देखकर कहने लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स आखिर तुम इस जगह पर कैसे आ गए? ये जगह तो मैंने खुद से ही क्रिएट करी थी। उसका बस इतना वहाँ पर कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स ने वहाँ पर पूरी जगह को तबाह कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी ये जगह तो बिल्कुल तुम्हारी तरह ही है। उसे वहाँ ऐसा करता हुआ देखकर तो पोपे वहाँ पर हंसता है और उससे कहता है कि तुम्हें पता है कि ऐसे ही सेम केस 6000 साल पहले भी हुआ था, लेकिन उस टाइम पर भी मैंने उस बंदे को बहुत बुरी तरीके से मार डाला था, और वो कोई और नहीं बल्कि फर्स्ट सन ऑफ लाइट था। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि सेकंड सन ऑफ लाइट कौन है। सेकंड सन ऑफ लाइट कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ, जिसे लोग गॉड ऑफ ग्लोरी भी कहते हैं। इसके साथ ही वो गॉडेस ऑफ लाइट को गाली देते हुए कहने लगता है कि वो बिच बहुत ज्यादा कमीनी है। उसने हमें ना चुनकर तुम्हें अपना सक्सेसर चुना, लेकिन फिर भी मैं उसके मरने का यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कब वो यहाँ पर मरती है, जिसके बाद मैं अगला गॉड ऑफ लाइट बन जाऊंगा। लेकिन देखो मैं टाइम के साथ साथ बूढ़ा होता चला गया, मगर वो बिच तो मरने का नाम ही नहीं ले रही। इसलिए बस मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए सन ऑफ लाइट को मजबूरी में खाना ही पड़ा, लेकिन अब उसकी पावर भी मेरे किसी काम की नहीं है। मुझे यहाँ पर किसी और की पावर की तलाश है। इलेक्ट्रोलक्स अगर तुम चाहो तो तुम मेरी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसके बाद ये पूरी दुनिया पर बस हम दोनों का ही राज होगा। बस तुम एक बार मेरा साथ दे दो, उसके बाद हम दोनों ही मिलकर गॉडेस ऑफ लाइट को भी खत्म कर देंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो मुझे मजबूरी में तुम्हें यहाँ पर खत्म करना होगा। उसके इतना कहते ही उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर एक अटैक चल दिया था, जिसकी वजह से उसे लगने लगता है कि इलेक्ट्रोलक्स इसमें मर गया होगा, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स उसके इस अटैक से बड़ी आसानी से बच जाता है। और वो उससे कहता है कि तुम जैसा बंदा तो गटर कहलाने की भी लायक नहीं है, भला तुम अपने आप को गॉड कैसे बुला सकते हो? जो सुनकर तो पोपे को वहाँ पर काफी गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ पर उस पर इवल सोल से अटैक करने लगता है, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स ने पलक झपकते ही उन सभी के सभी सोल्स को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही वो वहाँ पर बड़े ही तेजी से पोपे की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ वो अपनी स्वॉर्ड के जरिए सीधा ही पोपे पर अटैक कर रहा था। जो देखकर तो पोपे वहाँ पर अपने फॉर्मेशन को बना लेता है, लेकिन उसका फॉर्मेशन भी वहाँ पर ब्रेक हो जाता है। इलेक्ट्रोलक्स की ऐसी पावर देखकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स तुम हमेशा ही मुझे सरप्राइज कर देते हो, लगता है मुझे तुम्हें भी खाना ही होगा। उसके बाद तो मेरी पावर्स यहाँ पर इनविंसिबल हो जाएगी। इतना कहकर उसने वहाँ पर एक गॉड फॉर्मेशन को इलेक्ट्रोलक्स के ऊपर सेट कर दिया था, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो बड़े ही शान से उस फॉर्मेशन को अपने एक ही हाथ के जरिए तोड़ देता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर टच कर सकते हो। इसके साथ ही उसने वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के क्लोन बनाते हुए सीधे ही पोपे पर अटैक कर दिया था, जहाँ पोपे उन स्वॉर्ड से बचने के लिए सीधे ही भागने लगा। लेकिन इलेक्ट्रोलक्स इन सबसे भी रुकने वालों में से नहीं था। वो तुरंत ही वहाँ पर पोपे की तरफ खुद ही जाने लगता है, जिसके बाद वो उस पर एक पावरफुल स्लैश लगाते हुए उसको पीछे हटा देता है, जहाँ उसका वो स्लैश इतना ज्यादा पावरफुल था जिसकी वजह से पोपे वहाँ पर काफी दूर जाकर रुकता है। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम तो सच में काफी ज्यादा वीक हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे को वहाँ पर काफी गुस्सा आता है और वो अपनी मैजिक स्टिक को बाहर निकालते हुए सीधे ही अपने डेविल कास्टल को क्रिएट करने लगता है, जहाँ उसके इस तरीके के मैजिक को देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स कहने लगता है कि तुम्हारा ये हल कास्टल तो सच में काफी ज्यादा बेकार है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे वहाँ पर कहता है कि आखिर तुम्हें पता ही क्या है, मैं अपनी पावर से यहाँ पर गॉड्स को भी मार सकता हूँ। तो वहीं उसकी ये सारी बकवास सुनने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स कहता है तुम्हें यहाँ पर बस बड़ी बड़ी बातें करना आता है, वैसे भी होने तो तुमसे यहाँ पर कुछ भी नहीं वाला। उसको ऐसा बात करते हुए देखकर तो पोपे कहता है इस बात का पता तो तुम्हें जल्दी चल जाएगा जब मैं तुम्हें यहाँ पर खा लूंगा। इतना कहकर वो वहाँ पर पूरी तरीके से डेविल के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहाँ वो पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होने के बाद सीधा ही इलेक्ट्रोलक्स पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। जो देखकर तो इलेक्ट्रोलक्स उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इस ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए तुम मुझे यहाँ पर हरा सकते हो? इलेक्ट्रोलक्स ने तो उसके अटैक को बड़े आसानी से अपनी स्वॉर्ड के जरिए रोक लिया था। इसके साथ ही वो उससे कहता है कि लगता है तुम्हें यहाँ पर असली गॉड का लेवल पता नहीं है, पहले तुम्हें यहाँ पर रूल्स को समझाना होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर तो पोपे उससे
कहता है कि रूल्स जाए भाड़ में, पहले तुम यहाँ पर मेरे पंचिस को खाकर देखो। इतना कहकर उसने सीधा ही पंचिस की वहाँ पर बौछार कर दी थी, लेकिन इलेक्ट्रोलक्स तो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड के जरिए उसके सभी के सभी पंचिस के अटैक्स को वहाँ पर कैंसिल कर देता है। तो वहीं उन दोनों की फाइट लगातार ही इंटेंस लेवल पर जाने लगती है। इसके साथ ही वहाँ पर पोपे काफी गुस्से में उस पर अटैक करने लगा था। साथ ही साथ वो वहाँ पर कहता है कि मैंने जिस तरीके से यहाँ पर इतने सारे लोगों को खाया है, उसी तरीके से मैं आज यहाँ पर तुम्हें भी खा लूंगा। इसके साथ ही वो वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स पर भारी भी पड़ने लगता है, जिसके बाद तो उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स को खाना स्टार्ट कर दिया था और उसे वहाँ पर खाने के बाद वो वहाँ पर हंसने लगता है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे फिर से पड़ती है, वहाँ पर उसे जानने के लिए मिलता है कि ये तो इलेक्ट्रोलक्स है ही नहीं। इसके बाद हम इलेक्ट्रोलक्स को देखते हैं, जो कि वहाँ पर पोपे को ऐसी हरकत करता हुआ देखकर कहता है कि मान गए, इसमें काफी ज्यादा मजा आया। जो देखकर तो पोपे सीधा ही उस पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स की भी अब सटक चुकी थी, उसने सीधा ही पोपे का हाथ मोड़ते हुए अपनी स्वॉर्ड को उसके अंदर घुसेड़ दिया था। मगर पोपे तो वहाँ पर काफी गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि मैं कभी भी इस तरीके से नहीं मर सकता, मैं गॉड ऑफ ग्लोरी हूँ। इसके साथ ही उसने वहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स की तलवार को तोड़ दिया था, जिसके बाद तो उन दोनों के ही दरमियान काफी क्लोज कॉम्बैट फाइट होने लगती है, जहाँ पर इलेक्ट्रोलक्स उसको कुत्ते की तरह मारने लगता है। इसके साथ ही वो उसे मारते हुए कहता है कि मुझे तो इस बात का भी डर है कि गॉड ऑफ डेथ भी तुम्हारी डेथ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तुम तो यहाँ पर बहुत बड़े कचरे हो। इसके साथ ही उसने मारते मारते उसको एक प्लेनेट के ऊपर भी क्रैश करवा दिया था। तो वहीं पोपे की हालत इससे काफी खराब होने लगी थी, मगर वो फिर भी उससे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पर ट्रैश कहने की। उसका बस इतना कहना ही था कि इलेक्ट्रोलक्स अपनी चुटकी बजाकर उस पूरे के पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर पोपे अभी भी वहाँ पर मरा नहीं था, वो वहाँ पर अर्थ पर जितने भी लोग थे उन सभी लोगों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसके बाद वो उनकी एनर्जी का यूज करके दो सन को आपस में मर्ज करने लगता है। तो वहीं इलेक्ट्रोलक्स तो इस चीज को देखकर काफी ज्यादा दुखी फील करने लगता है। उसे वहाँ पर इतना दुख हो रहा था जिसका कोई भी बयान नहीं कर सकता, क्योंकि सिर्फ इस ओल्ड मैन के गंदे इरादों की वजह से आज पूरी की पूरी मानव जाति को कितना कुछ फेस करना पड़ रहा है। और इसी मूवमेंट के साथ उसे वहाँ पर अपने फादर के लम्हे भी याद आने लगते हैं, जहाँ पर उसके फादर ने उससे कहा था कि लव हमेशा इटर्नल होता है, उसे कोई भी यहाँ पर मार नहीं सकता। जो सब कुछ याद करने के बाद तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर काफी गुस्सा हो गया था और वो पोपे से कहता है कि तुम आज यहाँ पर मर के रहोगे। इतना कहकर उसने वहाँ पर अपनी अंडर आर्मी को समन कर लिया था, जहाँ उसके अंडर आर्मी के सोल्जर्स पोपे पे लगातार अटैक करने लगते हैं। तो वहीं वो अंडर आर्मी के लोगों को देखकर पोपे कहने लगता है कि इन सबसे मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है अच्छा तो कोई बात नहीं। इसके साथ ही उसने वहाँ पर उसके अटैक को एक ब्लैक होल के अंदर डिवोर कर लिया था, जिसके बाद वो अपनी पावर का यूज करते हुए पोपे पे लगातार अटैक्स करवाने लगता है। इसके साथ ही साथ वो अपने हाथों से उस ब्लैक होल को क्रश कर देता है, जिसकी वजह से रियल वर्ल्ड के अंदर पोपे की जितनी भी स्पिरिट्स थी वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय होने लगती है। वहीं पोपे तो वहाँ पर कहने लगा था कि मैं इतनी आसानी से अभी नहीं मर सकता। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें इतनी आसान मौत भी नहीं मिलनी चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ पर उतना ही दर्द दूंगा जितना कि तुमने यहाँ पर इतने सारे लोगों को दिया है। इसके बाद उसने अपनी अंडर आर्मी को पोपे को खाने का आदेश दे दिया था, जो सुनकर तो उसके अंडर आर्मी पोपे को खाने में लग जाती है। इसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हम इलेक्ट्रोलक्स को ग्रेवयार्ड के अंदर देखते हैं, जहाँ पर वो सन एंड मून गॉड के साथ उन लोगों को श्रद्धांजलि देने आया हुआ था जो लोग यहाँ पर मर चुके थे। वहीं सन एंड मून गॉड तो उससे कहने लगते हैं कि इलेक्ट्रोलक्स तुमने यहाँ पर अंडर आर्मी को क्रिएट करके सच में बहुत बड़ा काम किया है, अगर सभी गॉड्स भी मिल जाए तब भी ऐसी आर्मी को उनके लिए क्रिएट कर पाना काफी मुश्किल है। जो सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स भी उससे कहता है क्योंकि मैं इलेक्ट्रोलक्स हूँ, मैं अब यहाँ पर किसी को भी रिवाइव कर सकता हूँ। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वो गॉड से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स अब तो तुम यहाँ पर अपना न्यू वर्ल्ड भी क्रिएट कर सकते हो। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है कि लालच, सेल्फिशनेस और जेलसी, इन तीनों की वजह से यहाँ पर कितने सारे लोगों की जान चली गई। मुझे अब यहाँ पर किसी भी ह्यूमन वर्ल्ड को क्रिएट करने का कोई भी शौक नहीं है, अब बस मैं यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ ही वक्त बिताना चाहता हूँ। और वैसे भी नेचर अपना काम कर ही लेगी, यहाँ पर फिर से हिस्ट्री दोहराई जाएगी, दोबारा से इस दुनिया के अंदर लालच क्रिएट होगी, लोगों के अंदर फिर से जेलसी पैदा होगी। लेकिन अब मुझे इस दुनिया से कोई भी मतलब नहीं है, चाहे ये मेरे बारे में कुछ कहे या ना कहे, मैं ऐसी दुनिया से कोई भी मतलब नहीं रखना चाहता। उसकी ऐसी बात सुनकर तो वहाँ पर वो गॉड से कहता है कि इलेक्ट्रोलक्स आने वाले फ्यूचर में यहाँ पर ह्यूमन का सामना ऐसे इनविंसिबल एनिमी के साथ होगा, जिसकी वजह से पूरी की पूरी इंसानियत एक साथ मिलकर काम करेगी। और उस टाइम पर मुझे तुम्हारी पावर्स की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे पास ही अब ऐसी पावर है जो कि यहाँ पर गॉड्स को भी क्रिएट कर सकती है। उसकी ऐसी बात सुनकर तो इलेक्ट्रोलक्स वहाँ पर कहता है तब तो मुझे यहाँ पर सोचना पड़ेगा कि जो बंदा मुझसे यहाँ पर हेल्प लेने आया है वो मेरी पावर्स के वर्ती भी होगा या नहीं। इसके बाद तो वो गॉड भी वहाँ से जाने लगता है और वहाँ पर कहता है कि अब मेरे यहाँ से जाने का वक्त आ चुका है। इसके बाद आखिरी में एक नरेटर वॉइस हमें बताती है कि उस टाइम के बाद से इलेक्ट्रोलक्स अचानक से ही डिसअपियर हो गया। उसको ना ही दुनिया से कोई मतलब था, ना ही उसे उन लोगों की परवाह थी। उसे तो इस बात की भी फिक्र नहीं थी कि आखिर लोग उसके बारे में क्या क्या लिखेंगे। सभी लोगों ने बस इलेक्ट्रोलक्स को बुरा मान लिया, किसी को भी उसकी रियलिटी के बारे में कोई पता नहीं था।
लेकिन आखिरी में इलेक्ट्रोलैक्स एक सुकून भरी लाइफ जीने के लिए वहाँ पर अपने इटर्निटी टावर के अंदर एक गहरी नींद के अंदर चला जाता है। उसे अब बस इस चीज का इंतजार था कि कोई ऐसा उसको मिल जाए जो उसको यहाँ पर जगा सके। जिसके बाद तो ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। और गाइज, इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी मेहनत लगी है, तो प्लीज इस पे एक लाइक करके जरूर जाइएगा।